हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। हमेशा की तरह आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने हाजिर है लेक्चर नंबर 6 लेके यकीन 5.0 में। सो स्टूडेंट्स, यहां तक के सफर में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट सरफेस टेंशन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोगों को बताता है कि सरफेसेस सिर्फ एक सरफेसेस की तरह नहीं, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती हैं, है ना, एक खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती हैं। वो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा था। रिमेंबर, हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की थी लास्ट के लेक्चर में। हम लोगों ने यह भी देखा था कि सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई मच्छर सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। ये सब कुछ हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। यही सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आज सरफेस टेंशन को ही हम पहले कंटिन्यू करेंगे। एक थोड़ा अलग विजन से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। सरफेस टेंशन कैसे है, क्यों है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एनर्जी के टर्म्स में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। हमने देखा था अगर कोई भी वाटर की सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। इसका रीजन क्या है? सरफेस हमेशा मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जो मिनिमम सरफेस एरिया हो सकता है वो फ्लैट सरफेस एरिया ही हो सकता है। इसलिए वाटर की जो सरफेस यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो मिनिमम है। हालांकि हम और भी चर्चा करेंगे, जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें स्फेरिकल ही क्यों होती है, वो फ्लैट क्यों नहीं होती, या फिर वो सिलेंड्रिकल शेप या कोई डिफरेंट शेप क्यों नहीं ले लेती, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में काफी चीजें डिस्कस की जाएंगी, काफी चीजें साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, ये सब आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। सो आप लोगों को दिल थाम के बैठना है, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना है और एग्जाम में अपने मार्क्स पूरे लेके आने हैं। ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का भी। आज क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स पे सरफेस टेंशन एक्चुअली डिपेंड करती है, इस पे चर्चा करेंगे। सरफेस टेंशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इस पे चर्चा करने के बाद एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप बबल, किसी ड्रॉप के अंदर, किसी बबल के अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है आउटसाइड प्रेशर से। ठीक है, ये कैसे होता है इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? आज के लेक्चर के बाद जो चीजें बचेंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली कैपिलरी इफेक्ट है। सो मेजर चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली जाएंगी। कल कोशिश करेंगे सिर्फ कैपिलरी एक्शन, और पूरे लेक्चर का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एक ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है। सो यहाँ पे ये चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा लेक्चर्स ना लें, नेक्स्ट लेक्चर तक हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं। सो शुरू करता हूं आज का ये लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। ये आज स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर d ब्रेक्स इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स। तो एक बड़ी ड्रॉप को छोटी 27 ड्रॉप्स में तोड़ा गया है। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज T, द रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी। तो स्टूडेंट पहले तो कैटेगराइज कर सकते हैं हम, या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्वेश्चन है किसका। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, सरफेस एनर्जी। ये उसका क्वेश्चन बनता है। वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ाया था, जहां हमने एक आर रेडियस की ड्रॉप को एन ड्रॉप्स में तोड़ा है और हर एक रेडियस स्मॉल आर है, फिर हमने दोनों का रिलेशन निकाला था। याद करो, ये उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी को ही हम सरफेस टेंशन भी कह सकते हैं, यानी कि इसी को मैं टी कह सकता हूं। और इसका फॉर्मूला होता है, जो भी आप एनर्जी डाल रहे हो, जिस एनर्जी से आप बड़ी ड्रॉप को तोड़ रहे हो, बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में तोड़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है। यही हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था, जब हम एनर्जी देते हैं सरफेसेस बढ़ती हैं। तो यहां भी यही हो रहा है, हम जो एनर्जी दे रहे हैं डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, यानी कि डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एरिया। ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, यही फॉर्मूला यूज करना है, यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। हमारी जो एनर्जी आ जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, वो T इंटू डेल्टा ए हो जाएगी। है ना आसान? बहुत आसान है। तो सर इस क्वेश्चन में रह क्या गया? चेंज इन एरिया निकालना रह गया। वो निकालेंगे कैसे? बहुत आसान है, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। बहुत आसान है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी जरा देख लेते हैं एक बार। भाई यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप है, इसका कुछ डायमीटर मान लेता हूं मैं, लेट अस से डायमीटर d है। आप जानते हो रेडियस d/2 होता है, जानते हो ना। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कितनी इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, हम सब कुछ निकाल लेंगे। पहले तो मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 4/3
पाई, और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे d/2 इसका क्यूब, ठीक है ना। ये इसकी इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगी। इसको कितनी ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया आप जानते हो, इसको 27 छोटी ड्रॉप्स में, 27 ड्रॉप्स में तोड़ा गया है, और सभी ड्रॉप इक्वल डायमीटर्स की है। मुझे नहीं पता डायमीटर कितना है, मैं उस डायमीटर को d डैश कह देता हूं। मुझे क्या पता क्या है डायमीटर, मैंने कह दिया d डैश। तो यहाँ क्या वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज कर लेना चाहिए। जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27 इंटू जो इसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम है वो हो जाएगा 4/3 पाई, और यहां से d डैश का क्यूब 4/3 पाई, और जो फाइनल डायमीटर है इसका क्यूब। देखो जी, ये स्टेप आप लोग एग्जाम में बचा सकते हो। मेरे हिसाब से ये स्टेप मैं यहां करके दिखा रहा हूं, बट एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां से आप वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हो तो आपका क्लियरली इनिशियल वॉल्यूम को जब आप फाइनल वॉल्यूम से इक्वेट करते हो तो आपका आंसर आता है 4/3 पाई, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आ जाएगा d/2 का क्यूब, है ना, जिसको आप लिख सकते हो d/2 का क्यूब है तो आप लिख सकते हो d³/8, और फाइनली लिख सकते हो 27 इंटू 4/3 पाई और t डैश का क्यूब, ठीक है। सो 4/3 पाई कट जाएगा, 8 से 8, ओके, यहाँ भी एक 8 आएगा ना, d'/2 होगा बच्चे, डायमीटर है ना, रेडियस नहीं है, d डैश है तो d'/2 का क्यूब होगा। ओके, ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देख लेना, जैसे यहाँ d/2 का क्यूब था, यहाँ d'/2 का क्यूब होगा, 8 कट जाएगा, यानी कि जो d क्यूब आएगा वो आएगा 27 d डैश क्यूब। जो d क्यूब आएगा वो कितना आएगा, 27 d डैश क्यूब। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। सो यहाँ पे अगर हम d की बात करें तो d कितना आ जाएगा आपका, 27 की पावर 1/3 d डैश। तो ये एक स्टेप है जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं जब भी आपको n ड्रॉप्स में ब्रेक करके दे, है ना, यानी कि हम इस स्टेप को एग्जाम में बचा सकते हैं। हमें पता है जो इनिशियल डायमीटर है वो n की पावर 1/3 टाइम्स फाइनल डायमीटर होगा, ये हमेशा आएगा। जैसे कि यहाँ पे 27 है, 27 का क्यूब रूट आप जानते हो, ये क्यूब रूट ही है, ये हो जाएगा 3, है ना। ओके, अगर यहाँ पे 8 होता तो कितना आता, 2। अगर यहाँ पे 64 होता तो उसका क्यूब रूट क्या आता, 4, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बोल सकता है वो 27 ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहा है, 8 ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहा है, या फिर 64 ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहा है, या 125 ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहा है। तो आपका यहाँ क्यूब रूट आएगा तो आप ये रिलेशन निकाल सकते हो, यानी कि फाइनल डायमीटर d/3। यहाँ डायमीटर और रेडियस में एक ही बात है बेटा, फाइनल रेडियस भी इनिशियल रेडियस बाय 3 हो जाएगी, फाइनल डायमीटर भी इनिशियल डायमीटर बाय 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट एक बार समझाया है, पर आप एग्जाम में ये स्टेप में अपने टाइम को बचा सकते हो, है ना। कोशिश यही करना है कि ये आप डायरेक्टली करो, जो मैंने इतनी कैलकुलेशन करी है आप इसको भूल जाओ, आप शॉर्टकट अपनाओ, आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, ठीक है ना। मैंने क्यों किया, मेरा काम है समझाना, मैं हूं टीचर, तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ती हैं आप लोगों को। बट आप तो एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं, पूरे 10 या 15 सेकंड बच सकते हैं आपके, ठीक है ना, 15-20 सेकंड आराम से बचेंगे, ठीक है, बचाओ उसको। इसके बाद चेंज इन एरिया, यानी कि इनिशियल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, एक स्फीयर का सरफेस एरिया भूलना नहीं है अपने को, 4πd², 4πr² होता है बेसिकली, एक सेकेंड, 4πr² होता है, और यहाँ क्योंकि हमें डायमीटर दिया है तो 4πd²/4 लिख सकते हैं, यानी कि πd²। इनिशियल जो मेरा सरफेस एरिया है वो πd² है, ठीक है ना। और फाइनल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो वो पाई d डैश का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी कि ये बन जाएगा पाई, और d डैश कितना है मेरा, d/3, यानी कि d² डिवाइडेड बाय 9। बट ये तो एक ड्रॉप का हुआ ना, 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स में, फाइनली 27 ड्रॉप्स में हमने इसको डिवाइड किया है, तो यानी कि जो फाइनल सरफेस एरिया टोटल आ रहा है वो 3πd² आ रहा है। 9 से 27 आप कैंसिल करोगे, 9 3 ज़ा 27। अब तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में बस अब सब्स्टिट्यूट करना रह गया, यानी कि हमें जो फाइनल आंसर निकालना था वो ये था, यानी कि जब हमें एनर्जी निकालनी है तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं, डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाई टी, और डेल्टा ए क्या आ जाएगा, 3πd² माइनस πd² इंटू टी, यानी कि यहां से आ जाएगा 2πd² इंटू टी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो यहां पे हम लोगों को ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है तो हमें कितना टाइम लेना चाहिए सर, मेरे हिसाब से 45-50 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम का है नहीं ये क्वेश्चन। कर सकते हो इसको 45 से 50 सेकेंड्स में, बिल्कुल कर सकते हो। कॉन्फिडेंस रखना है, कौन से स्टेप में आप टाइम बचा सकते हो, वो ये वाला स्टेप है, यानी कि ये वाला स्टेप है। यानी कि अगर हम बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में ब्रेक कर रहे हैं, कितनी ड्रॉप्स है, n, हमारे केस में 27 थी, मैंने आपको इन जनरल n बोल दिया। तो d इनिशियल डायमीटर या इनिशियल रेडियस
फाइनल रेडियस से ये आएगा। या तो आप रेडियस में लिखो क्वेश्चन में, या तो रेडियस की टर्म्स में पूछेगा या डायमीटर की टर्म्स में पूछेगा, है ना। तो आप देख सकते हो ये मेरा डी इनिशियल डायमीटर है, इनिशियल रेडियस, फाइनल डायमीटर इंटू n की पावर 1/3, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आसान है, इजी है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ सॉप बबल इज r, द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन इज T, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, द रेडियस ऑफ द सॉप बबल इज डबल द एनर्जी नेसेसरी फॉर दिस विल बी। ओके, इसको समझाने से पहले मुझे आपको एक बार दोबारा से सॉप बबल दिखाना होगा। सॉप बबल किसको कहते हैं? जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी फुला के दिखाया था, जो मैं यहां से फुला के दिखाऊंगा, ये सॉप बबल कहलाते हैं। दिस इज सॉप बबल। अगर आप किसी भी एक सॉप बबल को बहुत ध्यान से देखते हो, किसी भी एक सॉप बबल को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सॉप बबल के अंदर और बाहर यहाँ पे डबल सरफेसेस होती हैं। तो जो मैंने यहाँ सॉप बबल अभी आपको फुला के दिखाए, इसके अंदर भी सरफेस है और बाहर भी सरफेस है, यानी कि अंदर से भी एक सरफेस है। क्योंकि मैं दो सरफेसेस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अंदर एयर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड होता है, इसकी सरफेस के अंदर लिक्विड फिल होता है, तो अंदर से भी एक सरफेस है, अंदर एयर, ठीक है ना। आप इसको थोड़ी सी अगर थिकनेस दे दो तो आप कह सकते हो अंदर एयर है और यहाँ लिक्विड है और बाहर फिर एयर है। तो एक सरफेस बाहर से, एक इंटरफेस एयर लिक्विड का बाहर से बनता है ना। यहाँ के मॉलिक्यूल्स को एक सरफेस मिलती है एक अंदर से, यानी कि दो सरफेसेस हो गई, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस, अंदर से एक सरफेस और एक बाहर से सरफेस। यानी कि इसका अगर सरफेस एरिया अगर मैं डिस्कस करूं, अगर मैं सरफेस एरिया पे बात करता हूं तो सरफेस एरिया यहां से होता है ट्वाइस ऑफ 4 पाई, जो भी इसका रेडियस अगर हमने ले लिया है r, तो 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 8 पाई r स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले रेडियस r थी, इससे हमने इसकी रेडियस कितनी कर दी है, r से कितनी कर दी है, यहां से 2r कर दी है। ठीक है ना। सो अब आप यहाँ एरिया की अगर बात करो, इनिशियल सरफेस एरिया ये है, इसको इनिशियल सरफेस एरिया कह देता हूं। फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वही 8 पाई r की जगह 2r का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 8 32, 32 पाई r स्क्वायर, ये हो गया मेरा फाइनल सरफेस एरिया। और अगेन अगर हम ध्यान से देखें, हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, वो हो जाएगी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन T और फाइनल एरिया मेरा 32 पाई r स्क्वायर, 32 पाई r स्क्वायर माइनस इनिशियल 8 पाई r स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 32 माइनस 8 कितना हो गया 24 पाई r स्क्वायर t, ये मेरा आंसर आ गया 24 पाई r स्क्वायर t, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देखो इतनी इजीली हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बस क्वेश्चन में चीजों को बहुत प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करना, फिर आंसर अपना आप आ ही जाता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। क्या होते हैं एडहेसिव फोर्सेस, क्या होते हैं कोहेसिव फोर्सेस? ठीक है, सो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस को ले तो आप एक चीज नोटिस करते हो, जब हम पानी के ग्लास में पानी पीते हैं, आपने देखा होगा जब हम पानी पीते हैं, है ना, और पानी को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको पानी को यहाँ से हटा देता हूँ, तो पानी साइड में चिपक जाता है। आपने देखा होगा वाटर ग्लास में, या फिर अगर आप बोतल में पानी को हिलाते हो, ऐसे तेज तेज हिलाते हो, ठीक है ना, तो आप देखते हो साइड में कुछ बूंदे चिपकी रह जाती हैं, साइड में क्या हो जाता है, वाटर थोड़ा सा चिपक जाता है। वाटर, पानी और ग्लास जो है ना, इनके बीच में एक अलग तरीके के फोर्सेस होते हैं, जिससे जब हम ग्लास को खाली भी कर देते हैं, ठीक है ना, जब हम ग्लास को खाली भी करते हैं, सो हमें क्या दिखता है, ग्लास खाली होने के बाद भी कुछ ना कुछ पानी की बूंदे साइड में चिपकी हुई नजर आती हैं, दिखती है ना, आपने देखा होगा यहाँ चिपकी हुई नजर आती है, कुछ कुछ पानी की बूंदे रह जाती हैं, पानी आप ग्लास खाली करते हो, कुछ ना कुछ वहां चिपका रह जाता है, कुछ बूंदे चिपक जाती हैं, है ना। सो यहाँ पे ये रीजन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, इन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं जिसकी वजह से ये चिपक रही है, ठीक है ना, वाटर और ग्लास के बीच में हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटर ग्लास एडहेसिव फोर्सेस हैं जो इनको आपस में चिपका रहे हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं वाटर ग्लास एडहेसिव फोर्सेस। यानी कि एडहेसिव वर्ड जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अरे पानी के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, पर दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, उनमें अच्छी यारी दोस्ती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडहेसिव फोर्सेस का मतलब है फोर्सेस बिटवीन, ठीक है ना, इसका मतलब है फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब है डिफरेंट सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे है अलग अलग मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स। एक वाटर है, एक ग्लास है, वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स का मतलब, मान लो अगर एक
ये ग्लास का मॉलिक्यूल है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, एक वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर और ग्लास, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है, वो हमारे एडहेसिव फोर्सेस कहलाते हैं। इनके आपस की बॉन्डिंग, इनके आपस का जो अट्रैक्शन है, वो एडहेसिव फोर्सेस है। सो कई जगह एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, कहीं जगह कम। वाटर और ग्लास के बीच में, पानी और ग्लास के बीच में अच्छे खासे एडहेसिव फोर्सेस आपको नजर आते हैं। ठीक है। अब ऐसी एक चीज है कोहेसिव फोर्सेस की, अगर मैं बात करूं। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं कोहेसिव, तो यहां कोहेसिव फोर्सेस की जब हम डिस्कशन करेंगे, तो यहां पे कोहेसिव का मतलब क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। यानी कि वाटर के दो मॉलिक्यूल्स अगर मैं ध्यान से देखूं, ये और ये, मैंने अगर मान लिया दो एटम्स का, या जो भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये भी वाटर है H2O और ये भी वाटर है H2O। तो यहां से फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, टू मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं मैं, यहां ऐसे लिख देता हूं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि आपस में जो उनके फोर्सेस लग रहे हैं, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कोहेसिव है। यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, ठीक है ना, फोर्सेस बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स, सेम मटेरियल मॉलिक्यूल्स, है ना। यहां पे हम सिमिलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कोहेसिव है। अब अगर आप ध्यान से देखो, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ फोर्सेस हैं, और पानी और ग्लास के बीच में भी है, ठीक है ना। सो कोई चीज किसी पे कब स्टिक करती है, पानी ग्लास पे कब चिपकता है, इसका एक ही रीजन है, जब एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव को डोमिनेट करने लगे। यानी कि यहां पे आप कह सकते हो, एक लिक्विड, एक फ्लूइड दूसरे मटेरियल को, एक लिक्विड एक सॉलिड को तब गीला करती है, तब उस पर चिपक जाती है, जब हमारे एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा होते हैं। इस चीज को हम यहां से लिख भी सकते हैं, है ना, आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अ बॉडी, अ फ्लूइड, है ना, अ लिक्विड लिखना चाहिए। अ लिक्विड स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब क्या हो गया यहां पे स्टिक का मतलब हो गया चिपकना, ठीक है ना। यहां पे स्टिक का मतलब हो गया चिपकना। अ लिक्विड स्टिक्स टू अ ग्लास, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं सॉलिड। अ लिक्विड स्टिक्स टू अ सॉलिड, ठीक है ना। व्हेन, ये कब होगा? व्हेन एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो, व्हेन एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन cohesive, adhesive forces are greater than cohesive forces between liquids molecule। यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो है तो सही, पर वो इतना नहीं है, इतना नहीं है जितना एडहेसिव है। एडहेसिव फोर्स होने की वजह से चिपक रही है। आपने फेविकॉल पे पढ़ा होगा, बॉन्ड एडहेसिव लिखा होता है, देखा है कभी फेविकॉल देखी है? फेविकॉल को देखना, अगर आप फेविकॉल में देखोगे तो फेविकॉल की शीशी पे यहाँ पे ऐसे लिखा होता है बॉन्ड एडहेसिव। यानी कि फेविकॉल दूसरों को चिपकाने के काम आती है ना, फेविकॉल दूसरे पे चिपक जाती है, खुद भी तो चिपक जाती है, तो इसमें एडहेसिव होता है। यानी कि एडहेसिव का मतलब है जो दूसरों पे जाके चिपक जाए, वो एडहेसिव प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे लिक्विड, कोई लिक्विड अगर सॉलिड पे चिपक रहा है, तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लिक्विड के आपस के कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है ना। सो इसका एक बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल हो जाता है मर्करी और ग्लास का, बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है। जैसे पानी का है ना, वैसे तो बिल्कुल पानी चिपक जाता है, बट मरकरी बिल्कुल भी नहीं चिपकती, मरकरी ग्लास से बिल्कुल नहीं चिपकती। मर्क्यूरी और वाटर अगर सॉरी मर्क्यूरी और ग्लास की अगर मैं बात करूं, तो मर्क्यूरी ग्लास पे बिल्कुल नहीं चिपकती, ठीक है ना। तो हेयर मर्क्यूरी ग्लास के केस में क्या होता है, यहां पे कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडहेसिव। तो मर्क्यूरी ग्लास में कोहेसिव फोर्स एडहेसिव से ज्यादा होते हैं, सो इट विल नॉट स्टिक, ठीक है ना, इट विल नॉट स्टिक टू ग्लास। ये ग्लास से चिपकती नहीं है, इट विल नॉट स्टिक टू ग्लास, ये ग्लास पे बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। सो आपको ये चीज भी समझने आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ग्लास पे नहीं चिपकती। और एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की टर्म्स में ही हम सरफेस टेंशन को भी समझ सकते हैं। इसको सरफेस टेंशन से हम कैसे समझते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो सरफेस टेंशन है वो भी एक्चुअली कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है। जो सरफेस टेंशन है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है। सो आप यहां से लिख सकते हो सरफेस टेंशन, surface tension is due to cohesive force, surface tension is due to cohesive force,
ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे जो हमने कोहेसिव एडहेसिव की बात की थी, सॉलिड लिक्विड की बात की थी, पर पानी में अगर हम ध्यान से देखें, पानी को ग्लास से तो अच्छी खारी यारी दोस्ती है, पानी ग्लास पे कोने कोने पे भी चिपक जाएगी। अगर आप ग्लास ऑफ वाटर देखोगे पानी कोने कोने में भी चिपका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको एयर से इतना ज्यादा प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। तो वाटर को एयर से लगाव नहीं है। तो अगर एयर को कंपेयर करूं तो पानी के मॉलिक्यूल्स एयर के साथ ज्यादा अच्छे दोस्ती यारी नहीं रखते, उनके बीच में अच्छी खासी टेंशन है, एकदम दरार चल रही है, टेंशन टेंशन का माहौल है सर, है ना। कहते हैं ना भैया, दो दोस्तों में अच्छी खासी टेंशन चल रही है, यानी कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स का एयर के मॉलिक्यूल से कुछ खास लगाव नहीं है, टेंशन है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम से कम अपना सरफेस एयर की तरफ एक्सपोज करते हैं, वो एयर से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रखते। तो ऐसे केस में आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स एयर के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है तो अपनी कम सरफेस एक्सपोज करेंगे। सो आप पूछ सकते हो पानी की सरफेस फ्लैट क्यों है। पहला रीजन सरफेस टेंशन, दूसरा रीजन यहाँ कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है ना, पहला रीजन तो हमने सरफेस टेंशन बोला था, सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम एनर्जी चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ऐसा हो क्यों रहा है, मिनिमम एनर्जी चाहिए तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के एयर की मॉलिक्यूल्स से नहीं बनती, वो आपस में मिलकर एनर्जी बढ़ा देते हैं जो हम नहीं चाहते। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है ना, आप यहां से कह सकते हो बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स they have flat surfaces when put into the beaker। ठीक है ना, अगर आप उनको बीकर में रखते हो तो वो फ्लैट सरफेस बनाने लगते हैं। ठीक है ना, अगर उनके कोहेसिव फोर्स इतने ज्यादा ना होते तो वो फ्लैट सरफेस नहीं बनाते। तो यहां आप ये भी कह सकते हो भैया कोहेसिव फोर्सेस की वजह से भी सरफेस टेंशन डेवलप होती है। ठीक है ना, जहां सरफेस टेंशन ज्यादा है वहां इंटरेक्शन कम है, जहां सरफेस टेंशन कम है वहां इंटरेक्शन है। ठीक है ना, पानी और ग्लास के बीच की सरफेस टेंशन कम है, इसलिए उनके बीच में इंटरेक्शन है। पानी और एयर के बीच में सरफेस टेंशन ज्यादा है, वहां इंटरेक्शन कम है। ठीक है ना, बात समझ में आती है। पानी और ग्लास के बीच में सरफेस टेंशन कम है, इसलिए इंटरेक्शन ज्यादा है। पानी और एयर के बीच में सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसलिए वहां इंटरेक्शन कम है। ठीक है ना, इसलिए वो अपनी सरफेस कम एक्सपोज करती है उस साइड। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कुछ सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, तो कैसे सरफेस टेंशन को आप चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने सभी ने विंटर्स आ गए, सभी ठंड आ गई, चाय पी होगी, है ना, चाय कॉफी सूप सबसे बड़ी एग्जांपल है, सूप, ये सभी चीज पी होंगी। मजा आता है ना, विंटर्स में इनको पीने का अलग ही मजा आता है, अलग ही माहौल होता है। अच्छा कैसे अच्छा लगता है, ये ठंडा हो जाता है सूप तब टेस्टी लगता है, चाय ठंडी अच्छी लगती है, कॉफी ठंडी अच्छी लगती है ना, या फिर एकदम जब वो गर्म होती है तो उसका टेस्ट ज्यादा आता है। देखो टेस्ट की अगर बात करो तो आपको टेस्ट किसी भी चीज का ज्यादा तब महसूस होता है, खाना भी गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद वो टेस्ट नहीं आता ना। अभी मत कहना आइसक्रीम खा लेते हैं सर, आइसक्रीम तो ठंडी अच्छी लगती है, वो अलग चीज है, हम यहाँ टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, टेस्ट का मतलब है हमारी जीभ टेस्ट कैसे डिटेक्ट करती है, उसको कैसे किसी चीज का टेस्ट समझ में आता है। वो तभी समझ में आता है जब चीज थोड़ी सी गर्म होती है। ठीक है, ज्यादा गर्म हो जाएगी तो जीभ जल जाएगी, इतनी गर्म भी नहीं करनी है। बट हाँ, टेस्ट जो डेवलप होता है वो गर्म चीज का होता है, इसलिए सूप भी हमें गर्म अच्छा लगता है, चाय भी जब बनती है हम गरम गरम पीने की कोशिश करते हैं, है ना। कॉफी चाय दूध जो भी है गरम होता है तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिक्विड्स है ना, जनरली इनमें क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है, हम स्वाद कैसे लेते हैं, हम अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, हमारी टंग से हम टेस्ट लेते हैं, है ना। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारी टंग होती है वो टेस्ट लेने के काम आती है, तो हमारी टंग से हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो हमारी टंग में जब टेस्ट आता है वो कैसे डेवलप होता है, हमारी टंग में अगर हम बात करें, टंग की अगर बात करें, वो टेस्ट कैसे डेवलप करती है। ठीक है ना, टंग से टेस्ट हमें कैसे मिलता है, जब अगर लिक्विड अच्छे से स्प्रेड हो, मैं कोई चीज खा रहा हूं, अगर मेरी टंग पे पूरा स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यानी कि अगर लिक्विड हाई टेम्परेचर पे होता है तो इट स्प्रेड्स ऑन आवर टंग, और अगर उसका टेम्परेचर लो होता है तो ज्यादा स्प्रेड नहीं करता, यानी कि उसकी सरफेस टेंशन हाई टेम्परेचर पे कम है, वो इंटरेक्ट कर रहा है हमारी जीभ से, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हाई टेम्परेचर पे। यानी कि कोई भी चीज अगर हाई टेम्परेचर पे होती है, लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे लिक्विड की सरफेस टेंशन कम है और लो टेम्परेचर पे उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो यहाँ पे दिख भी रहा है।
यहाँ पे हम बता रहे हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरमॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। रीजन समझ में आता है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्सेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और कोहेसिव फोर्स कम होने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और सरफेस टेंशन जब कम हो जाती है तो हम लोगों को सरफेस टेंशन जब कम हो जाती है तो यहाँ पे वही जो मैं बता रहा हूँ, लिक्विड का टेस्ट हमें अच्छे से आने लगता है। ठीक है ना। सो जस्ट आपको यहाँ पे ये याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटता है। ठीक है। एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन अप्रोचेस टू जीरो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर इट बिकम जीरो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के आसपास सरफेस टेंशन ऑलमोस्ट जीरो होने लग जाती है, और एक टेम्परेचर आता है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जब सरफेस टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाती है, वहां सरफेस टेंशन बचती ही नहीं है। तो याद रखना, लिक्विड्स में बोले टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगा। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन का जो रीजन है वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, एडहेसिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स। हमने पढ़ा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया ना कि सर कोहेसिव फोर्सेस ही वो कारण है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन डेवलप होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन की वजह से वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से ही सरफेस टेंशन डेवलप होता है। इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी से क्या होता है, अगर हम लोग लिक्विड की अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, मैं इस पानी के अंदर अगर सॉल्ट को घुमा दूं, NaCl डाल दूं, तो ये NaCl इससे इंटरेक्ट करता है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा इसके साथ NaCl, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा ये। तो ऐसे में इसकी सरफेस टेंशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में और इंटरेक्ट करने लगेंगे। मैंने इसके अंदर एक ऐसी चीज मिला दी जो पानी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है, जैसे कि NaCl, है ना। तो हम पोलर कंपाउंड मिला रहे हैं, पोलर होता है वाटर, पोलर है NaCl, पोलर में पोलर मिलाया तो इसका मतलब वो इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, यानी कि अब ये सॉल्यूशन और अच्छा बन गया। अब इसकी सरफेस टेंशन और बढ़ गई, इसके मॉलिक्यूल्स और अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सरफेस टेंशन और बढ़ गई। तो यानी कि अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल देते हो जो हाईली सोल्यूबल है, ऐसी कोई चीज किसी लिक्विड में डाल रहे हो जो हाईली सोल्यूबल है, वो और ज्यादा सरफेस टेंशन बढ़ा देगा, वो सरफेस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी कि हाईली सोल्यूबल चीजें डालने से सरफेस टेंशन और बढ़ जाती है। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप लेस सोल्यूबल चीज डालोगे, जैसे कि हम बात करें लेस सोल्यूबल, जैसे कि इसके अंदर मैं पेट्रोल डाल दूं, केरोसिन डाल दूं, कोई ऑयल डाल दूं, तो इससे सरफेस टेंशन इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो केरोसिन है, पेट्रोल है, ये क्या है, हमारे ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो वाटर से इंटरेक्ट क्यों करेंगे, ये तो पोलर है ना, वो ऑर्गेनिक है, ये पोलर है, तो यानी कि वो इससे इंटरेक्ट नहीं करते। ठीक है ना। तो यहां पे आप कह सकते हो, यहां पे अगर हम केरोसिन इसमें डाल देते हैं या फिर हम यहाँ पेट्रोल डाल देते हैं, ऐसा कोई इसमें ऑर्गेनिक चीज डाल देते हैं, तो वो इससे इंटरेक्ट नहीं करेगी, इसमें मिलेगी नहीं, मिक्स नहीं होगी, अच्छे से मिक्स नहीं होगी। इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, यानी कि पूरे सिस्टम की सरफेस टेंशन घट जाएगी। तो यानी कि हम इसकी सरफेस टेंशन घटा सकते हैं। इवन सॉप सॉल्यूशन डालने से, शैम्पू डालने से वाटर के अंदर सरफेस टेंशन को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर 100% डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व होते भी हैं तो वो इससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है ना। सो यहाँ पे उससे उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा लेस सॉल्युबल इंप्योरिटीज डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, कंप्लीटली सॉल्युबल इंप्योरिटीज इंक्रीजेस सरफेस टेंशन, लाइक NaCl इन वाटर। हम NaCl को डाल रहे हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, NaCl को डालने से बढ़ जाएगा, और यहां से केरोसिन डिटर्जेंट वाटर में डालने से घट जाएगा। ठीक है। और इसी से हम लोग सोप के क्लीनिंग एक्शन को भी समझ सकते हैं, जो आप लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, आई थिंक ये पढ़ा होता है आपने, मिसल फॉर्मेशन, है ना। आई होप आप लोगों को याद हो, ये मिसल फॉर्मेशन आप लोगों ने सीखा होता है, नहीं भी याद तो आप लोगों को याद आ जाएगा, केमिस्ट्री में सिखाया जाता था। जो सोप डिटर्जेंट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लास्ट में बस आपको यहाँ पे COONA या फिर ऐसे कुछ लगा हुआ मिल जाता है। ठीक है ना। ये मेरा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ये मेरा हाइड्रोफोबिक होता है ना। ये जो ऑर्गेनिक चीज है ये मेरा हाइड्रोफिलिक एंड है, इसको आप हाइड्रोफिलिक कहते थे। जो वाटर लविंग होती थी, है ना, जो पानी से प्यार करती थी, इसको आप वाटर लविंग कहते थे। और ये हाइड्रोफोबिक होती थी, इसको आप बोलते थे हाइड्रोफोबिक, और क्योंकि ये वाटर हेट करती थी, वाटर से इसको फोबिया है। ठीक है ना। तो अगर आप इसको किस में डाल देते हो, जैसे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, आपके पास यहाँ कोई कपड़ा है ना, कोई क्लोथ है जिसपे कोई स्टेन लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रीस लगी हुई है, उसके अंदर ऊपर ऐसे कुछ ऑयल लगा हुआ है या ग्रीस लगी हुई है, तो यहाँ पे ऑयल या फिर ग्रीस है, तो पानी में डालने से ऑयल ग्रीस नहीं हटती है, आपने देखा होगा। आप क्लोथ को अगर यहाँ डाल दोगे तो ग्रीस नहीं हटेगी, पर डिटर्जेंट डालने से क्या होता है, सोप या डिटर्जेंट डालने से क्या होता है, जो सोप का
हाइड्रोफिलिक एंड है वो तो यहाँ चला जाता है, और जो यहाँ पे COONA वाला जो पोलर एंड है वो इसके अंदर उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड उल्टा बना दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे COONA वाला पार्ट है वो तो पानी की तरफ चला जाता है क्योंकि ये पोलर है, और हाइड्रोफिलिक एंड इसी को कहते हैं, COONA वाला हाइड्रोफिलिक एंड है, और जो ये कार्बोनिक एंड है ये किससे चला जाता है, ये ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहां से ये एक मिसल बना देता है, यहां से ये क्या करता है, इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। इस तरीके से ये क्या होता है, इसको पानी से अलग करने के काम आता है ना। अब आप जब क्लॉथ को खींचोगे तो ये डर्ट पानी के अंदर रह जाएगा, इसको मिसल फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि ऑयल की ड्रॉप, ग्रीस की ड्रॉप हर तरफ से COONA ये डिटर्जेंट से या सोप से कवर हो जाती है। दिस इज नोन एज मिसल फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये आप लोगों ने सीखा होगा, है ना। यहाँ से मिसल फॉर्म हो जाता है, मिसल फॉर्मेशन इसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो डिटर्जेंट है वो ग्रीस को, डर्ट को पानी के अंदर रख लेता है, क्योंकि Na वाला पार्ट पानी में डिसॉल्व हो गया और इसकी जो कार्बोनिक पार्ट है वो ऑयल में डिसॉल्व हो गई। तो जब आप क्लॉथ को खींचोगे क्लॉथ अलग हो जाएगा, और Na पानी में है और ये वाला इसमें है, तो ये ग्रीस को पानी के अंदर ही रख लेता है ना। इसको मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, बट अब यहाँ फिजिक्स में कैसे समझेंगे मिसल फॉर्मेशन को। हम सीधा सीधा कहेंगे जो ऑयल, जो हमारा ग्रीस है, जो पहले पानी के साथ ज़्यादा सरफेस टेंशन दिखा रही थी, डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन घट गई है, डिटर्जेंट डालने से वो सरफेस टेंशन घट गई है, यानी कि सोप डिटर्जेंट डालने से वाटर की सरफेस टेंशन घट जाती है। जो चीज़ें इसमें पहले नहीं घुल रही थी, जैसे कि ऑयल नहीं घुल रहा था इसके अंदर, ग्रीस नहीं हम डिसॉल्व कर पा रहे थे, वो बाद में डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि इसकी सरफेस टेंशन घट जाएगी। तो सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लोथ्स बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये सरफेस टेंशन को घटा रहा है। तो जो पहले ग्रीस, ऑयल, जो हमारी डर्ट है, जो पहले इसमें घुल नहीं रही थी पानी के अंदर, वो फाइनली घुलने लग जाती है, ठीक है ना। याद होगा ये मसल फॉर्मेशन, अगर आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था 10th क्लास में, बट आई डोंट नो अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा तो फिर ये फिजिक्स का नहीं है पोर्शन, बट स्टिल फिजिक्स के टर्म्स में आपको आंसर लिखना है तो जस्ट सरफेस टेंशन से लिख सकते हो। वैसे आप लोगों ने ये मसल फॉर्मेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट का है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था अबाउट कि किस तरीके से हमारी सरफेस टेंशन बैलेंस करने के काम आती है ना, किस तरीके से सरफेस टेंशन से हम किसी लिक्विड को फ्लोट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ बोला हुआ है, अ थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r floats on a water surface and bends the surface downwards along the perimeter making an angle theta with the vertical edges, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है कि यहाँ पे कोई डिस्क दी गई है जो वाटर के अंदर बैलेंस है। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो वर्टिकल से बन रहा है। मान लो जैसे कि यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ कोई कंटेनर है ना, इस तरीके से कोई कंटेनर है और इसके ऊपर कोई डिस्क रख दी गई है, इस तरीके से एक डिस्क रख दी गई है, ठीक है ना, यहाँ डिस्क रख दी गई है। तो ये डिस्क ना वाटर को थोड़ा सा बेंड करेगी अंदर की तरफ। तो अगर मैं इसको सामने से देखूं तो मुझे ऐसे नजर आएगा कि ये मेरी डिस्क है, ठीक है ना, मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये मेरी डिस्क है और ये पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। साइड से अगर ध्यान से देखेंगे और पानी को इस तरीके से ये थोड़ा सा दबा देगी, और फिर ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है हमारा जो एंगल बन रहा है वो वर्टिकल से थीटा बन रहा है। कितना एंगल बना रही है, वर्टिकल से थीटा। मतलब अगर मैं यहाँ टेंजेंट डाल दूं फिर से, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और क्लियरली दिखा देता हूँ कि जैसे ये हमारी सरफेस थी वाटर की, ये रहा, यहाँ पे टेंजेंट डाल देता हूँ, तो ये जो मेरी टेंजेंट है ना, ये एंगल जो बना रही है वर्टिकल से थीटा। यहाँ पे भी एक टेंजेंट डाल देता हूँ, ये जो एंगल बना रही है वर्टिकल से थीटा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जो फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लगता है उसमें हमें जो लेंथ लेनी है वो ये लेनी है। हमें पता है ये जो लेंथ होती है जो सरफेस के कांटेक्ट में होती है, ये मेरी लेंथ हो जाएगी, ये मेरी लेंथ हो जाएगी जो यहाँ पे 2 पाई इंटू आर, आर इसका रेडियस है, ठीक है ना, 2 पाई आर। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, जो मेरा फोर्स लगेगा वो लगेगा 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन यानी कि टी। और हमें पता है ये जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ऐसे लग रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ है वो कितना हो जाएगा, F cos थीटा। हर तरफ से अगर मैं ले लूं तो ये टोटल आ जाएगा, आपको यहां से और यहां से अलग नहीं लेना है, दो बार नहीं लेना है, ये पूरी सरफेस से लेना है। तो ये F cos थीटा ओवरऑल टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई आर इंटू टी और cos थीटा, ये टोटल फोर्स ऊपर की तरफ आ गया। और ऊपर की तरफ क्या मिलेगी आपको, बुओयेंसी मिलेगी। और बुओयेंसी किसके इक्वल होगी, बुओयेंसी इक्वल होता है, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे और क्या बोला है इसने, डिस्क डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ वाटर W। तो अगर ये डिस्क पानी का W वेट डिस्प्लेस कर रही है, क्या यही बुओयेंसी की डेफिनेशन नहीं होती थी दोस्त, यही होती थी ना, बुओयेंसी यही तो होता था।
यही तो हम लोगों ने सीखा था, बुओयेंसी वो है जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाए और लिक्विड का कुछ वेट डिस्प्लेस करे। तो यानी कि यही बुओयेंसी हमें W की टर्म में दी गई। डिस्क का अपना कुछ वेट होगा, डिस्क का जो वेट है, वेट ऑफ डिस्क, इसको मैं W लिख देता हूं, ये मेरा वेट ऑफ डिस्क है। तो आपको पता है यहां पे इक्विलिब्रियम सस्टेन रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेंगे। जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो 2 पाई r इंटू टी और cos थीटा लग रहा है ना, और प्लस अगर हम ध्यान से देखेंगे जो बुओयेंसी है ऊपर वो लग रही है, यानी कि जो बुओयेंसी है ऊपर वो W लग रही है, ये W नॉट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं जो ये 2 पाई r t इंटू कॉस थीटा प्लस W है, ये ओवरऑल हमारे वेट के बराबर होगी, W नॉट के बराबर होगी। तो मैं यहां से क्लियरली 2 पाई r t cos थीटा प्लस W लिख सकता हूं, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी आसान है, ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना। किसी भी सॉफ्ट बबल लिक्विड के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है ना। यहां पे हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं पानी की एक बूंद की, जो एक ड्रॉप होती है, वाटर की एक ड्रॉप को कंसीडर करें। सबसे पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि वाटर की ड्रॉप की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल शेप। तो मैं पहले यहां से इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। स्फीयर ही क्यों होती है, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्फेरिकल शेप क्यों होती है, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप, इसका रीजन क्या है। पानी की शेप जो है ड्रॉप की वो स्फेरिकल क्यों है, और कोई शेप क्यों नहीं लेता। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें जो पानी की बूंद है, जब हम बरसात में भी देखते हैं वो स्फेरिकल होती है। हाँ, वो नीचे की तरफ आती है तो उसकी शेप थोड़ी सी स्ट्रीम लाइंड हो जाती है। अगर हम इसको वैसे कंसीडर करें तो वैसे ये स्फेरिकल शेप की ही होती है। क्योंकि अगर हम कोई भी वॉल्यूम कंसीडर करें, जो सरफेस एरिया है वो स्फीयर का मिनिमम होता है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, अगर हम किसी स्फीयर की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर की अगर हम बात करें, उसका जो सरफेस एरिया है दैट इज मिनिमम, वो क्या होता है, इज मिनिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम, इज मिनिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे आप लोग कभी क्ले से खेलते हैं ना, क्ले होती है जिससे हम बचपन में खेला करते थे, अभी भी आपने देखा होगा क्ले। क्ले की मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के देखी, सभी का मास सेम है, मतलब मैंने सेम क्ले ली, उस क्ले से एक बार मैंने स्फीयर शेप बनाई, एक बार सिलेंड्रिकल शेप बनाई, मतलब सेम मास से सेम वॉल्यूम से मैंने एक बार ये शेप बनाई, एक बार मैंने ये शेप बनाई, एक बार मैंने ऐसी कोन शेप बनाई, है ना, एक बार मैंने इसको इस तरीके की शेप दी। तो मैंने जब सरफेस एरिया कैलकुलेट किया ना, तो जो सरफेस एरिया है सभी का अलग अलग आया। सरफेस एरिया जो सरफेस है इसकी, उसका एरिया, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका आता है, स्फीयर का। इसका सरफेस एरिया कैसा आता है, सेम वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया क्या आता है, मिनिमम आता है। यानी कि अगर आप वॉल्यूम सेम रख रहे हो, ठीक है ना, सभी का, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वॉल्यूम, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वॉल्यूम, सभी ऑब्जेक्ट्स की जो वॉल्यूम है वो सेम है। अभी जैसे हमने पानी के ऊपर सरफेस की बात की थी, तो ये 2D थी, ये 2 डायमेंशनल सरफेस थी, इसलिए इसने कैसी सरफेस चूज करी, फ्लैट सरफेस चूज करी। अब इसका क्रॉस सेक्शन हमारा राउंड है, इसलिए यहां सर्कुलर इसका एरिया आया और एक फ्लैट सरफेस बनी। बट ये 2D शेप हो गई, ये सरफेस 2D है। बट हम अगर पानी की एक ड्रॉप की बात करें जो हवा में, वो 3D शेप लेगा, उसकी जो सरफेस है वो 3 डायमेंशनल सरफेस है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऐसे में उसकी जो शेप होगी ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, सॉरी ऐसी होगी, ठीक है ना, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी शेप हो जाएगी। यानी कि वो स्फेरिकल शेप लेना प्रेफर करेगा ताकि उसका सरफेस एरिया मिनिमम रहे। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे वाटर की ड्रॉप की सरफेस जो है वो स्फेरिकल क्यों होती है या किस शेप की होती है, तो आप कहोगे वो चाहेगा मिनिमम सरफेस एरिया लेना, इसलिए उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है ना। सो आप याद रखना, ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है कि सरफेस कैसी हो सकती है, असर्शन आपको बोल सकता है, असर्शन में आपको कह देगा कि शेप कैसी होती है, तो आपको याद रखना है स्फेरिकल होती है। और इसका रीजन क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे जो इसका रीजन है वो डेफिनेटली यही है कि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। इससे जो सिस्टम की एनर्जी है वो मिनिमम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी सिस्टम की, यही हमारी कोशिश है। अब अगर हम किसी भी वाटर ड्रॉप को कंसीडर करते हैं ना, इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, किसी भी वाटर ड्रॉप के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है आउटसाइड प्रेशर से, ये हमेशा हमें याद रखना है। यानी कि अगर मैं यहां वाटर की ड्रॉप को कंसीडर करूं, ठीक है ना, तो इसकी जो सरफेस टेंशन है उसकी क्या कोशिश रहती है, सरफेस को कम करने की। सरफेस टेंशन ना एक रबड़ की तरह, एक बैलून की तरह है। जैसे कि मैं यहां आपको एक बलून फुला के दिखाता हूं, ठीक है ना, जैसे मैं एक बलून फुला के दिखा रहा हूं,
मैंने बलून को फुलाने के लिए अंदर से इसके अंदर फूंक डाली है ना, अंदर एयर डाली है, अंदर का प्रेशर ऑब्वियसली बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बलून की सरफेस की कोशिश रहेगी इसको दबाने की, है ना, बलून की सरफेस क्या चाहती है, इसको दबा के मिनिमम एरिया करने की। अगर अंदर एयर का प्रेशर बाहर वाली एयर से ज्यादा नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, बलून के अंदर का प्रेशर बाहर वाले एयर की प्रेशर से ज्यादा होता है। टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे, बलून के अंदर के एयर का प्रेशर बाहर की एयर के प्रेशर से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब बलून एग्जिस्ट करता है तो बाहर से एयर इसको दबाना चाहती है और बलून की सरफेस भी इसको दबाना चाहती है, बलून की सरफेस भी इसको अंदर की तरफ दबाना चाहती है। तो अंदर वाली एयर का प्रेशर अगर ज्यादा नहीं हुआ तो बाहर का सरफेस और अंदर बाहर का जो प्रेशर है और इस बलून का जो सरफेस का प्रेशर है, जो सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर है, वो इसको ऐसे दबा देगा, स्क्वीज कर देगा। तो यानी कि फॉर श्योर अंदर का जो प्रेशर है अगर हम मान लेते हैं P1 और बाहर का प्रेशर मान लेते हैं P2, तो दो प्रेशर है जो फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, एक तो ये वाला प्रेशर और एक सरफेस टेंशन वाला प्रेशर। इसकी जो सरफेस टेंशन है जो इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों एक ही टीम में हो गए, है ना। अब अंदर वाला तो अकेला रह गया ना बेचारा। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है इसको दबाना, इसको कम करना, इसके रेडियस को कम करना। और अंदर वाला प्रेशर चाहता है रेडियस बरकरार रहे, अंदर वाला चाहता है कि रेडियस कम ना हो। तो ये प्रेशर बाहर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे ये जो प्रेशर है ये कोशिश करेगा कि ये बाहर की तरफ फोर्स लगा सके। तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये प्रेशर बाहर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा, तो यानी कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। ऐसे केस में अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होना चाहिए। तो अंदर का जो प्रेशर है वो एक्चुअली बाहर के प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। और ये कितना ज्यादा होता है? 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय जो भी रेडियस है, ठीक है ना। 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय जो भी इसका रेडियस है उतना ज्यादा होता है, ठीक है। ओके ओके सो यहां पे इसे एक्सेस प्रेशर भी कहा जाता है। इसी को हम, इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब होता है कि कितना प्रेशर ज्यादा है। एक्सेस का मतलब है ज्यादा, एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है ज्यादा प्रेशर। ज्यादा प्रेशर का मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, इसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने PIN PO लिखा है। PO का मतलब बाहर का प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर के प्रेशर को मैंने PIN लिखा है, यानी कि P1 को मैंने PIN लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी को इनसाइड प्रेशर भी कह सकते हो, प्रेशर इनसाइड, और आप इसको लिख सकते हो बाहर वाले प्रेशर को आउटसाइड। तो आप देख सकते हो इनसाइड ड्रॉप का प्रेशर आउटसाइड ड्रॉप से ज्यादा होता है। और दूसरा तरीका ये भी आप ऐसे समझ सकते हो, आप अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो आपने अंदर पॉइंट ये ले लिया है ना, ये बाहर ले लिया, तो आप इसको इनसाइड पॉइंट कह सकते हो, ये अंदर का पॉइंट है, इसको आउटसाइड पॉइंट कह सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे हमेशा जो प्रेशर है वो कॉनकेव साइड ज्यादा होता है। अगर आप इस सरफेस को कंसीडर कर रहे हो तो ये वाली साइड कॉनकेव साइड है, यहां से आपको ये कॉनकेव दिखेगा। अगर आप अंदर से देखोगे तो ये सरफेस आपको ऐसी दिखेगी, इसको ऐसी सरफेस को कॉनकेव कहते हैं। यानी कि प्रेशर कॉनकेव साइड ज्यादा है, कॉन्वेक्स साइड कम है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो प्रेशर होता है वो कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, ठीक है ना, एज ग्रेटर देन प्रेशर फ्रॉम कॉन्वेक्स साइड। तो कॉन्वेक्स साइड से आपको प्रेशर कम दिखता है। और इन्हीं का जो प्रेशर डिफरेंस है, कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स साइड, ठीक है ना, किसी भी कर्व सरफेस में कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स साइड, ये किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू रेडियस। ये आप लोग याद रख सकते हैं, कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा। तो किसी एक ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय R, यानी कि इतना ज्यादा है। ओके क्लियर। अब एक्सेस प्रेशर अगर हम बात करें एयर बबल की, एयर बबल सॉप बबल से अलग है। जो मैं अब आपको फुला के दिखाता हूं, जो मैं इससे आपको सॉल्यूशन बना के दिखाता हूं, इसको हम एयर बबल नहीं कहते। तो याद रखना, जो मैंने सिर्फ ये अभी जो मैं बबल फुला रहा हूं, दिस इज नॉट अ एयर बबल, ये एयर बबल नहीं है, इसको बोलेंगे हम सॉप बबल। दिस इज नॉट एयर बबल, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, दिस इज नॉट एयर बबल। एयर बबल क्या होता है? जब आप देखते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, ऐसे यहाँ ये पानी है, इसको मैं ऐसे ऐसे हिलाता हूँ, आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे बबल्स बन रहे हैं, वो बबल्स को हम एयर बबल्स का नाम देते हैं। यानी कि जो बबल्स वाटर के अंदर बन रहे हैं या किसी लिक्विड के अंदर बन रहे हैं, उनको हम एयर बबल का नाम देते हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे
लिक्विड कंसीडर कर लेता हूं, चाहे मैं पानी ही कंसीडर करूं, इसके अंदर जो यहाँ पे आपको बबल्स नजर आएंगे, ठीक है ना, इसके अंदर जो आपको बबल नजर आएंगे, मान लो एक बबल आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर एयर है और बाहर लिक्विड है। आप देख सकते हो एक साइड एयर, एक साइड लिक्विड। तो यहाँ पे जो सरफेस बन रही है वो एक सिंगल सरफेस बन रही है और अंदर से सरफेस बन रही है, एक सिंगल सरफेस है। ड्रॉप में भी एक सिंगल सरफेस थी, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ड्रॉप की बात करोगे, यहाँ पे भी बस एक ये सिंगल सरफेस थी, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस है, सिंगल सरफेस है, ठीक है, सिंगल सरफेस है। यहां पे क्या था, अंदर हमारा लिक्विड था, ठीक है ना, अंदर हमारा लिक्विड था और बाहर एयर थी। बस बबल में उल्टा हो गया, अंदर हमारा एयर हो गया और बाहर लिक्विड आ गई, बट सरफेस अभी भी एक ही है। जो यहाँ पे भी सरफेस है वो भी एक ही है। तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एयर बबल की अगर आप बात करोगे, अंदर एयर और बाहर आप कह सकते हो लिक्विड है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे जो मेरा रेडियस है वो r है। यहां भी जो अंदर का प्रेशर है ना, जो भी इनसाइड प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होगा, कॉनकेव वाली साइड का ज्यादा होगा, यानी कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। यहां पे भी 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय जो भी इसका रेडियस है डिवाइडेड बाय r। तो आप ये मत कहना लिक्विड साइड का प्रेशर ज्यादा या एयर साइड का प्रेशर ज्यादा है, ये चीज हमें नहीं याद रखनी, हमें याद रखनी है कॉनकेव साइड। अब कॉनकेव साइड लिक्विड भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, हमें बस इतना याद रखना है कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ही कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा। कौन सी साइड कॉनकेव, कौन सी कॉन्वेक्स? जैसे अगर मैं आपको बस ये बना के दिखा दूं ऐसे, तो आप बोलोगे सर यहां से देखें और यहां से देखते हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको कौन सी साइड नजर आएगी? ऑब्वियसली ये साइड होगी अब कॉनकेव, ठीक है ना, यहां से आपको एक कॉनकेव दिखेगी। अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको कौन सी साइड नजर आएगी? कॉन्वेक्स। तो यानी कि बाहर वाली साइड कॉन्वेक्स है, अंदर वाली साइड कॉनकेव है। तो किसी भी कर्व सरफेस पे कॉनकेव साइड पे प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग इसमें सिलेंड्रिकल सरफेस की भी बात कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखा नहीं एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन इससे आता हुआ, बट हाँ मैं एक डीपीपी में क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एज अ होमवर्क दूंगा। तो सिलेंड्रिकल शेप सरफेसेस भी होती हैं, जैसे कि मान लो अभी तो ये स्फेरिकल थी, अब हम सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं। मान लो उसमें क्या है, इस तरीके से शेप है कुछ, ठीक है ना, इस तरीके से हमारी कुछ शेप है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, इस तरीके की शेप है। इसमें भी अगर आपसे पूछ ले प्रेशर डिफरेंस कितना है, जैसे मान लो ये 0.1 है, ये वाला यहाँ पे प्रेशर P1 है और इसके आउटसाइड प्रेशर कितना है बाहर, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं बाहर प्रेशर P2 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितना है, अंदर मान लेते हैं लिक्विड भरा हुआ है, अंदर मान लेते हैं हम लिक्विड है, ठीक है ना, और बाहर हमारा क्या है, एयर है। तो इसके अंदर कितना प्रेशर ज्यादा है कम है, इसके लिए हम एक बेसिक एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर मेरी सरफेस कुछ इस तरीके से लाइक इलिप्टिकल जैसी, तो यहाँ का रेडियस मान लेते हैं एक जगह R1 है, यहाँ पे R2 है। जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है प्रेशर डिफरेंस का वो ये होता है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, दिस इज इक्वल्स टू जो भी मेरी सरफेस टेंशन है डिवाइडेड बाय R1 प्लस सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय R2। आप ये याद रख सकते हैं। अब स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करें, वहां R1 R2 सेम हो जाता है, ये जनरल फॉर्मूला है। फॉर स्फीयर अगर हम ध्यान से देखें, ये जनरल फॉर्मूला है किसी के लिए भी, कैसी भी सरफेस हो उसके लिए। फॉर स्फीयर R1 और R2 क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हमने स्फीयर के लिए P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, क्योंकि R1 R2 बराबर है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये S बाय R और S बाय R, यानी कि हमने इसको 2S बाय R सीखा है। ये स्फीयर के लिए हमने सीखा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है, इसलिए इसको मैं अलग से बता रहा हूं, और मैंने देखा है इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया नीट में, पर हम लोग इसको जरा सा बता देते हैं ताकि अगर कोई कंसेप्ट फंस जाए तो हमें आना चाहिए। तो हमें पता है स्फीयर में हमने ये फॉर्मूला लिया है वो यहीं से आया है। अगर ये सरफेस ऐसी है, यहाँ का रेडियस R1, यहाँ का R2, अगर ये परफेक्टली स्फीयर नहीं है, दबी हुई है दो साइड से ऐसे, और यहाँ से डिस्टेंस इसका अलग है, सेंटर से डिस्टेंस सरफेस का अलग है, यहाँ से सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस अलग है, तो ये फॉर्मूला होता है। सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए एक कर्वेचर तो आपका R1 हो जाएगा, पर ऊपर वाली सरफेस फ्लैट है, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस मेरी कैसी है, फ्लैट है, वहां से जो मेरा R2 हो जाएगा दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यानी कि यहां जो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड हम कंसीडर करते हैं वो सिर्फ S डिवाइडेड बाय R बाय रेडियस हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, S डिवाइडेड बाय R हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ R1 हम मान लेते हैं R, एक रेडियस तो ये हो गया, पर ऊपर से सरफेस फ्लैट है, फ्लैट सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। सो आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ओके, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सोप बबल। जो सोप बबल की अगर हम बात करें, जो मैं बार बार आपको फुला के दिखाता हूं, वो ही सोप बबल कहलाता है,
ठीक है ना। जैसे कि हम इससे बार बार जो फुला रहे हैं, इसके अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन है, सीधी सी बात है, इसके अंदर एक सॉफ्ट सॉल्यूशन है और एनर्जी देने पे यहाँ पे बबल्स बनते हैं। तो जैसे मैं इसको एनर्जी देता हूं, यहाँ पे बहुत सारे बबल्स बन गए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। पर इन बबल की अगर हम बात करें, इन बबल के अंदर क्या होता है, इन बबल के साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इन बबल्स में क्या होता है। इन बबल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक लेयर होती है, एक थोड़ी सी थिकनेस होती है, यहाँ पे इसकी सरफेस की थोड़ी सी थिकनेस होती है। इसको आप कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा थिकनेस नहीं है, मतलब इनर और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट मैंने आर लिया, यानी कि एज्यूम किया ये थिकनेस ज्यादा नहीं है, बहुत कम थिकनेस है। बट इस कम थिकनेस के अंदर लिक्विड फिल्ड होता है। इस थोड़ी सी थिकनेस के अंदर क्या फील्ड है, लिक्विड फील्ड है। इस थिकनेस के अंदर लिक्विड फील्ड है, सॉफ्ट सॉल्यूशन फील्ड है एक्चुअली। इतने रीजन के अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन अच्छे से फिल्ड होता है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज सोप बबल, इसको हम सोप बबल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉल्यूशन से बनाया गया है। अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ 1 और बाहर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ 2। अब आपको बताना है 1 का प्रेशर 2 से कितना ज्यादा है। ऑब्वियसली अंदर इसके एयर है, अगर आप इसके अंदर चले जाओ एयर है, इतनी सी जगह में सॉफ्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, जो मैंने शेडेड किया है यहाँ पे मेरा सॉफ्ट सॉल्यूशन है, इतनी सी जगह में सॉफ्ट सॉल्यूशन भरा गया है। और बाहर आ जाओगे तो फिर से एयर आ जाएगी, बाहर आ जाओगे तो फिर से हवा आ जाएगी, फिर से एयर आ जाएगी ना, ठीक है ना। ऐसे में अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले हम सरफेस कंसीडर करते हैं वो ये करते हैं, ये इनर सरफेस कंसीडर कर ली मैंने। सबसे पहले कौन सी सरफेस कंसीडर कर ली, इनर सरफेस कंसीडर कर ली। दोनों इनर और आउटर दोनों का रेडियस सेम ही है ऑलमोस्ट, पर पहले मैंने इनर सरफेस कंसीडर कर ली। तो अब अगर इस पॉइंट को, जो अंदर एक पॉइंट है, इसको नाम दे देता हूं 3, यानी कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा करके बनाता हूं। मैंने इस तरीके से ये लिए थी, थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे जो पॉइंट 1 था वो मैंने यहाँ लिया था, पॉइंट 2 था वो मैंने आउटसाइड लिया था। यहाँ मैंने बोला था एयर है, यहाँ मैंने बोला था एयर है, और अंदर हमने बोला था सॉफ्ट सॉल्यूशन है, अंदर हमारा सॉफ्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट 3। तो मैं कह सकता हूं P1 माइनस P3, क्योंकि P1 मेरा जो है वो कॉनकेव साइड है और थर्ड वाला पॉइंट मेरा कॉन्वेक्स साइड है। तो P1 माइनस P3 हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय r। एक्चुअली यहाँ दो सरफेसेस बन रही है ना, एक इनर सरफेस बन रही है, एक आउटर सरफेस भी बनेगी। तो जैसे आपने यहाँ इनर सरफेस देख रखी है, वैसे ही एक आउटर सरफेस बनेगी। यहाँ से सरफेस एरिया डबल है, अंदर से भी और बाहर से भी। सो 1 और 3 में से प्रेशर 1 का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली P1 इज ग्रेटर देन P3। वैसे ही अगर मैं 3 और 2 में देखूं तो आप इस सरफेस की बात कर रहे हो, यहाँ पे 3 का प्रेशर 2 से ज्यादा होगा, कॉनकेव साइड 3 है, यानी कि P3 ग्रेटर देन होगा P2। पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से P3 माइनस P2 को भी आप लिख सकते हो सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय r, क्योंकि रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। अब आप देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो P1 माइनस P3, P3 माइनस P2, P3 कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा P1 माइनस P2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4s डिवाइडेड बाय r। किसके इक्वल आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस विल बी इक्वल टू 4s डिवाइडेड बाय r। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। तो यानी कि यहां पे जो अंदर प्रेशर है ना बबल के, वो बाहर से ज्यादा है, जैसे ड्रॉप में था। ड्रॉप में भी तो सेम ही था, ड्रॉप में अंदर का प्रेशर बाहर से 2s बाई आर ज्यादा था, पर यहां पे जो अंदर प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से 4s बाई आर ज्यादा है। यानी सोप में याद रखना, सोप बबल में जो सेम रेडियस पे प्रेशर अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, पर अंदर जो है वो 2s बाई आर ज्यादा नहीं है, 4s बाई आर ज्यादा है। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करो, आप एक ड्रॉप को कंपेयर करो, है ना। मैं तीनों को बना देता हूं, चलो पहले यहाँ पे एक हम ड्रॉप ले लेते हैं, है ना, हम लिक्विड की ड्रॉप ले लेते हैं। तो इस ड्रॉप के अंदर हर जगह लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा फिर हम एयर बबल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने एयर बबल ले लिया, ठीक है ना। इसके बाहर लिक्विड है ना, इसके आउटसाइड लिक्विड है, अंदर एयर है, और इसके बाहर हर जगह लिक्विड है। तीसरा मैंने यहाँ पे सोप बबल ले लिया, तीसरा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सोप बबल ले लिया। तो ये मेरा तीसरा जो है, ये मेरा क्या है, सोप बबल है। इसमें जो लिक्विड फिल्ड है वो इस जगह लिक्विड फिल्ड है, इसमें जो लिक्विड फिल्ड है वो इस जगह पे लिक्विड फिल्ड है। तीनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना मैंने। सबसे पहले इसको क्या ले लेंगे हम, ये मेरी ड्रॉप है, ठीक है ना। इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है, अगर आपसे कोई बोले एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना, यहां पे हम एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा हूं, डेफिनेटली आप बताओ मुझे, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का, है ना, यानी कि यहाँ पे P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2s बाई आर।
रेडियस इसका भी मैंने स्मॉल आर लिया है। सेकेंड केस मेरा किसका है, ये है मेरा एयर बबल। सेकेंड केस में किसका कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे एयर बबल का कंसीडर कर रहा हूं। तो एयर बबल में भी सेम रेडियस ले लेते हैं ना बेटा, ठीक है ना, ले लिया, चलो जी सर हमने ले लिया। यहां भी इनसाइड माइनस आउटसाइड आप करोगे तो सेम आंसर आएगा, यानी कि 2s डिवाइडेड बाय आर। पर अब तीसरा केस सेम रेडियस का अगर मैं ले रहा हूं, यहां पे सेम रेडियस, इनर और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, ये मैं ले रहा हूं आपका सोप बबल, ठीक है ना, इसको हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारा सोप बबल है। तो सोप बबल में भी P इनसाइड माइनस P आउटसाइड हम निकाल सकते हैं, और यहां पे ये 4s बाई आर आ जाता है। कंपेयर करो, देखो यहां ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इन तीनों को कंपेयर करके देख सकते हो एक्सेस प्रेशर को। यहां पे अगर सेम रेडियस का एयर बबल ले लें, सेम रेडियस का वाटर बबल या लिक्विड बबल ले लें, और सेम रेडियस सेम बबल हम यहाँ पहले ड्रॉप ले लें, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉप ले लें, और फिर हम लोग यहाँ एयर बबल ले लें, और फिर हम सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लें, तीनों सेम रेडियस के, ड्रॉप, एयर बबल, सॉफ्ट बबल, तीनों को कंपेयर करो। यहाँ अंदर लिक्विड है, यहाँ बाहर लिक्विड है, या छोटी सी रीजन में लिक्विड है, तीनों केस में सबसे ज्यादा प्रेशर डिफरेंस अंदर और बाहर में सबसे ज्यादा किस में आता है, सॉफ्ट बबल में आता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा किस में आता है बोलो, सॉफ्ट बबल में आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, एक्सेस प्रेशर जो पहले वाले का है, मान लो अगर हम यहां से पहले वाले का रेडियस ले लेते हैं r, और दूसरे सॉफ्ट बबल का रेडियस ले लेते हैं r डैश, तो उसने बोला है जो पहले वाले का एक्सेस प्रेशर है वो दूसरे वाले से 4 गुना है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, पहले वाले का एक्सेस प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी, ये कितना हो जाएगा 4s डिवाइडेड बाय आर, और डेल्टा पी डैश की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा 4s डिवाइडेड बाय आर डैश। तो जो पहले वाले का प्रेशर है डेल्टा पी, वो हमें दिया गया है 4 टाइम्स डेल्टा पी डैश है, एज पर दी क्वेश्चन, यही तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और एक्सेस प्रेशर की अगर हम बात करें, यहां से हमें मिल जाएगा 4s डिवाइडेड बाय आर, ये है 4 टाइम्स 4s डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 4s डिवाइडेड बाय आर डैश हो जाएगा, 4s कट जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे, यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर मैं आर को उधर ले जाऊं, यहां से 1 बाय आर, ये किसके इक्वल है आप देख सकते हो, 4 बाय आर डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर डैश को इधर ले जाओ, आर को इधर ले जाओ, है ना, या फिर आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, आर को इधर ले जाओ और 4 को इधर ले आओ, यहां से आप देख सकते हो आर डिवाइडेड बाई आर डैश हम लोगों को 1/4 मिलेगा, है ना, मैं आर को इधर ले गया, 4 को इधर ले गया। ऑब्वियसली बात है, एक्सेस प्रेशर किसके अंदर ज्यादा था, पहले वाले के, तो उसका रेडियस छोटा होगा, जिसके अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा है, छोटे ड्रॉप में ज्यादा प्रेशर होता है अंदर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है एक्सेस प्रेशर का रेडियस से, जो रेडियस छोटा एक्सेस प्रेशर उसमें ज्यादा। अब अगर आप बात करो वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो, अगर आप पहले वाले की वॉल्यूम की बात करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आएगी, और दूसरे वाले की वॉल्यूम की बात करोगे तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब आएगा। तो अगर आप पहले वाले की वॉल्यूम से दूसरे वाले की, पहले वाले की वॉल्यूम को सिर्फ v मान लेते हैं, दूसरे को v डैश मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा r बाय आर डैश का होल क्यूब। अब आपको पता है r बाय आर डैश 1/4 है, अगर मैं r बाय आर डैश का होल क्यूब करूंगा, यानी कि 1/4 का क्यूब करूंगा, यानी कि 1/64 आ जाएगा। तो यहां से जो रेशियो आ जाएगा वो 1/64 आ जाएगा, यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1/64 है। Find the radius of curvature at the interface between two soap bubbles of radii small r and capital R when their surfaces coalesces with each other। देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या होता है, जब दो बबल्स आपस में टच करते हैं, है ना, जब दो सोप बबल्स, मान लो एक छोटा सोप बबल है, एक बड़ा सोप बबल है ना, ऐसे ले लेते हैं, जिनका रेडियस अलग अलग है, एक रेडियस स्मॉल आर है, एक रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। ये जब आपस में टकराते हैं ना, तो इनकी सरफेस ज्वाइन हो जाती है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मान लो ये ज्वाइन कर गई, सरफेसेस इस तरीके से कुछ टकरा गई, और यहाँ पे एक नई सरफेस बनी। एक्सेस प्रेशर किसके अंदर ज्यादा है, पहले तो ये सोचो, ज्यादा प्रेशर किसके अंदर है। अगर यहाँ देखिए प्रेशर P1 है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ प्रेशर P2 है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो P1 माइनस P0 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोप बबल है ना, तो इट विल बी 4 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यहाँ पे मैं P2 माइनस P आउटसाइड को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको कितना लिख सकता हूँ, P2 माइनस P आउटसाइड, इसको क्या लिख सकता हूँ 4s डिवाइडेड बाय R2 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल R लिख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहाँ छोटा रेडियस ये है, बड़ा रेडियस ये है ना, यहाँ हमने माना हुआ है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो एक्सेस प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होगा, छोटे वाले बबल, छोटे वाले बबल में प्रेशर ज्यादा होता है, याद रखना, क्योंकि उसका रेडियस छोटा है।
ऑब्वियसली यहाँ पे जो सरफेस बनेगी ना वो आप जानते हो कैसी बनेगी, इस तरीके से ऐसी बनेगी, यानी कि यहाँ कॉनकेव बनेगी, यहाँ कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस साइड प्रेशर ज्यादा है, ये कॉनकेव ऐसी बननी चाहिए, है ना। और ये कॉन्वेक्स साइड है, तो यहाँ प्रेशर क्या है हम जानते हैं, यहाँ प्रेशर मेरा क्या क्या है, यहाँ पे मेरा ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना। यहाँ पे प्रेशर मेरा P1 हो गया, यहाँ P2 हो गया, तो यहाँ से P1 P2 से बड़ा होगा, है ना। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं क्लियरली लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 किसके इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली ये होना चाहिए 2s डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे एक नई रेडियस बनेगी, यहाँ पे इसका एक नया रेडियस होगा, इसका जो रेडियस है उसको मैं आर इफेक्टिव कह रहा हूँ, इसका जो रेडियस है उसको आप आर इफेक्टिव कह सकते हो, दिस इज आर इफेक्टिव, ठीक है। पर वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम P1 की वैल्यू जानते हैं, है ना। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। आप पहली वाली इक्वेशन में से मतलब P1 माइनस P0 को आप लिख रहे थे 4s डिवाइडेड बाय स्मॉल r, P2 माइनस P0 को लिख रहे थे 4s डिवाइडेड बाय कैपिटल R। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां से P1 माइनस P2 आ जाएगा 4s 1 बाय स्मॉल r माइनस 1 बाय कैपिटल R। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। P1 माइनस P2 की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी 2s नहीं आएगा 4s आएगा, सोप बबल है, याद रखना सोप बबल है तो 4 ही लिखना। तो लेफ्ट साइड भी कितना आ जाएगा आपका, देखो 4s 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये किसके इक्वल हो गया, 4s डिवाइडेड बाय r इफेक्टिव के। देखो 4s कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें क्या मिलेगा 1 बाय r इफेक्टिव, यानी कि ये फॉर्मूला अपने को याद रख लेना चाहिए, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय स्मॉल r माइनस कैपिटल R। यानी कि यहां से आप इफेक्टिव रेडियस निकाल सकते हो, इफेक्टिव रेडियस हो जाएगी स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। मतलब दो बबल्स अगर आपस में ज्वाइन हो जाएं, वो आपस में कोलैप्स करें, ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो यहां पे कॉनकेव साइड आ जाएगी छोटे वाले बबल पे, कॉन्वेक्स साइड आ जाएगी बबल बड़े पे, है ना। आप देख सकते हो, इस चीज को भी याद रख सकते हो। ये ऐसी कर्वेचर बनेगा, यहाँ कॉमन सरफेस है, दिस इज अ कॉमन सरफेस, है ना। ये कॉमन सरफेस जो है ये कॉनकेव साइड होगी छोटे वाले बबल पे, कॉनकेव ऑन स्मॉल रेडियस, ठीक है ना। स्मॉल रेडियस की साइड ये कॉनकेव होगी और दूसरी साइड क्या बनेगी, कॉन्वेक्स साइड बनेगी। और यहां पे जो इसका इफेक्टिव रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। इस पे मैं एक सवाल भी कराता हूं अभी आप लोगों को, देखो ये सवाल है भाई, यहां पे बस जस्ट मैंने वैल्यू दे दी, छोटा बबल बड़ा बबल, छोटे बबल का रेडियस 4 सेंटीमीटर, बड़े बबल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, कोलैप्स कर रहे हैं, एक कॉमन सरफेस बना रहे हैं। अब ये सरफेस कैसी होगी आप समझ सकते हो, ये फ्लैट नहीं होगी, ये एक्चुअली थोड़ी सी ऐसे होगी। ऐसे क्यों होगी, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का कम है, और इसका रेडियस कितना निकलेगा, इफेक्टिव रेडियस अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आपको याद रखना है इसके इफेक्टिव रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, स्मॉल r इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, है ना। नेगेटिव तो आ नहीं सकता ना, छोटा माइनस बड़ा तो कर नहीं सकते, यही कर सकते हैं। छोटा रेडियस 4 है, बड़ा रेडियस 5 है, फिर हम क्या करेंगे 5 माइनस 4, यानी कि उसका आंसर आ जाएगा 20/1, जिसको हम 20 कह सकते हैं, 20 सेंटीमीटर इसका इफेक्टिव रेडियस हो जाएगा। तो यानी कि जो कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके ओके, एक सवाल, ये सवाल देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल, ठीक है ना, द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 mm सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सरफेस से जस्ट अंदर, ये पानी की सरफेस हमने मान ली, इसके जस्ट नीचे यहां पे एक बहुत छोटा सा बबल है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा बबल है जिसका रेडियस 0.1 mm दिया है। 0.1 mm जानते हो आप, इसको 10 की पावर -1 और 0.1 को 10 की पावर -1 और इसको 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि 10 की पावर -4 मीटर कह सकते हो। देखो 0.1 को 10 की पावर -1 1/10 और 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, इसलिए इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपना रेडियस हो गया और आपको इसके अंदर प्रेशर निकालना है। आपको पता है इसके जस्ट आउटसाइड जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसके जस्ट आउटसाइड बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि एकदम सरफेस पे है, ठीक है ना। सो यहां पे अगर हम बात करें इनसाइड प्रेशर कितना होगा हम निकाल सकते हैं, तो मैं यहां से क्लियरली लिख सकता हूं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड किसके इक्वल हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई R, क्योंकि ये बबल है, सोप बबल नहीं है, एयर बबल है। सोप बबल होता 4s/r, ड्रॉप में 2s/r, एयर बबल में 2s/r हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अंदर का प्रेशर कितना लिख सकते हैं, आप
आप लिख सकते हो अंदर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2s/r के बराबर होगा। चलो डाल देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल लिखते हैं। 2 टाइम्स सरफेस टेंशन क्या हमें सवाल में दी गई है, सरफेस टेंशन हमें दी गई है 70 इंटू 10 की पावर कितनी है -3, ये हमारी सरफेस टेंशन हो गई। और रेडियस की जगह नीचे 10 की पावर -4 आ जाएगा। जरा देखें कितना आया, 1.01 इंटू 10 की पावर 5, यहां से क्या आया प्लस, ये आ गया 140, है ना। 140 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 10 की पावर यहां से आ गई 1। तो जरा इन दोनों को जोड़ना है तो उसको 10 की पावर 5 में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अगर 10 की पावर 5 में कन्वर्ट करना है तो हमें डेसिमल खिसकाने पड़ेंगे। देखो ये है एक तरीके से 140 इंटू या फिर 1400 है, इसको 10 की पावर 5 में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल यहां से ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 और 5, है ना। यानी कि अगर आप 1 2 3 4 जंप लोगे, 5 जंप लोगे, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो इस तरीके से, बेसिकली यहां लिख सकते हो 0.014 इंटू 10 की पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10 की पावर 5 और यहां से आ जाएगा 0.014 इंटू 10 की पावर 5। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1400 था बेटा, देखो यहाँ 140 इंटू 10 था ना, 1400, तो डेसिमल को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और 5, क्योंकि हमें 10 की पावर 5 चाहिए। तो अब आप इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.024, है ना, 2427 जो भी आ रहा है, 24 इंटू 10 की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो कौन सा आंसर सबसे क्लोज है बेटा, ये सबसे क्लोज आंसर, दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1.013 लेना था ना, इन्होंने 13 लिया है। आप अगर पूरा पूरा ले लोगे, 13 ले लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैंने 1 लिया था, आप 13 भी ले लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। सबसे क्लोजेस्ट आंसर ये है, एग्जैक्ट निकालोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में सवाल आया भी है, ऐसा से एक सवाल पूछा भी गया है। थोड़ा ध्यान से इसको सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सवाल अच्छा है। तो क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैं देखो आपके सामने रीड करता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए घबराना नहीं है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है। देखो सवाल अच्छे से पढ़ लिया ना, आधा सवाल वहीं ठीक हो जाता है। जहां आप गलत पढ़ लेते हो, सवाल में कुछ गलती करते हो। इवन हमने कई बार सवाल गलत किए हैं यहाँ सॉल्व करते टाइम, और उसका मेजर इशू यही रहा है कि हम लोग आपको पढ़ाते टाइम सवाल पूरा नहीं पढ़ते और समझाने में लग जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे साथ एग्जाम में होती है। देखो टीचर भी ये गलती कर लेता है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, तो आप तो कर ही सकते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास वो आखिरी मौका है, ठीक है। हम तो हर साल नए बच्चे पढ़ाते हैं, आपके पास ये आखिरी मौका है। हर मौके को आखिरी मान के चलो भाई, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप मान के चलो भैया ये मौका है, इसी में मुझे निकालना है एग्जाम, तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉशियस होके चलेंगे, थोड़ा सा केयरफुल होके चलेंगे। क्या करें, सवाल पढ़ें। A soap bubble having radius 1 mm as shown is blown from a detergent solution। तो एक सोप बबल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 1 mm, जिसको एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन से बनाया गया, सरफेस टेंशन दी गई है। तो आप आराम से कह सकते हो सर सोप है। पहले ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में गलतियां यही होती है, सोप और दूसरे बबल में हम कंफ्यूज रहते हैं। तो सोप बबल है, तो यहाँ का अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस P आउटसाइड, यहाँ पे 4s/r होगा, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्वेश्चन में दी है, द प्रेशर इनसाइड इज इक्वल्स टू अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस। यानी कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कह रहा है किसके बराबर है, अगर हम कोई फ्री सरफेस ले लें, ठीक है ना। यहां पे मैंने एक फ्री सरफेस ले ली और उसने बोला है प्रेशर इनसाइड अ बबल इक्वल्स एट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि वो कह रहा है आप एक ऐसा केस कंसीडर करो जहां कोई वाटर है, वाटर से नीचे हम कोई फ्री सरफेस से नीचे अगर हम जाते हैं, कितनी हाइट जाते हैं Z0, ठीक है ना। कितनी हाइट इसके नीचे जा रहे हैं, बोलो Z0 जा रहे हैं। इसके अंदर जो प्रेशर है वो भी वो कह रहा है P1 है। तो एक और बबल उसने कंसीडर किया, ये तो अलग केस है, उसने कहा एक और बबल कंसीडर करो, पर इस बार एयर बबल लेना। देखो इस बार कौन सा बबल लेना है, ऑब्वियसली इसके अंदर है, फ्री सरफेस के अंदर जो बबल है, इसके आगे सोप नहीं लिखा हुआ है, ये एयर बबल है। तो वो कह रहे हैं इसके अंदर का प्रेशर कितना होगा। आपको पता है सरफेस से ऊपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक होगा, तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो P1 को हम लिख सकते हैं P0 प्लस रो जी Z0। तो आपको बोल रहा है ये दोनों प्रेशर बराबर है, यानी कि यहां से जो प्रेशर P1 आएगा वो होगा 4s/r प्लस P0, और यहां से प्रेशर आएगा P0 प्लस रो जी Z0। बराबर डाल दो, आमने सामने की टक्कर है भाई, आमने सामने डाल दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये भी P1 है, ये भी P1 है,
तो आप बोलोगे सर पी नॉट प्लस 4s/r को हम डाल सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी जेड नॉट। पी नॉट ने पी नॉट को कैंसिल किया और यहां पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हमें जेड नॉट करना है। देखो 4 टाइम्स एस है ना, मैं यहां कैलकुलेशन करता हूं, थोड़ी सी जगह मेरे को खाली दिख रही है, यहां पे गलती नहीं होगी यहां कैलकुलेशन करने में। तो 4 टाइम्स अगर आप देखोगे सरफेस टेंशन कितनी है अपने पास, 2.5 इंटू 10 की पावर -2। रेडियस की अगर मैं बात करूं, रेडियस हम लोगों को 1 mm दिया है, 1 mm को आप जानते हैं 10 की पावर -3 मीटर लिख लेना चाहिए। अब तक तो ये कन्वेंशंस याद हो चुकी होंगी। ये कन्वर्जन्स जो मैं करता हूं, mm क्या होता है उसका कन्वर्जन हमें पता है। सो रो जी नॉट, रो का मतलब यहां पे डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी है ना, रो की जगह मैंने डाल दिया 10 की पावर 3। जी की जगह कितना लेने के लिए कह रहा है, 10 लेने के लिए कह रहा है, और जेड नॉट हमें कह रहा है कैलकुलेट कर दो। तो बहुत सिंपल हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन बहुत आसान कर दी है उसने। क्यों? क्योंकि 2.5 इंटू 4 10 होता है, 2.5 इंटू 4 10, 2.5 इंटू 4 को करोगे ये एग्जैक्टली हमारा मिलेगा 10 इंटू 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3। राइट साइड से देखो तो 10 की पावर 3 + 1 यानी कि यहां आएगा 10 की पावर 4 और यहां पे है z नॉट। ठीक है ना, ये क्या है हमारा z नॉट है। ठीक है, तो यहां से आप z नॉट निकाल सकते हो, 10 की पावर 4 को यहां डिवाइड कर दो। देखो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 4 से कट जाएगा तो z नॉट 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा, जिसको आप 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है। मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन भी आसान है। आप सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से देखें। जस्ट ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से पूछने से बेटर, अगर आप कमेंट्स में सोच रहे हैं मैं पूछ लूं, उससे बेटर है आप करके देखें। अगर आप करके देखते हैं तो ही तो आपसे एग्जाम में भी होगा, अगर आप सिर्फ पूछ रहे हैं तो एग्जाम में भी नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत कड़वा सच है, जो बच्चे सिर्फ पूछ रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं। अच्छा है वो पूछ रहे हैं, बट ये तो गलत है ना कि वो खुद भी नहीं कर रहे हैं। करके पूछो, ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको आपकी गलती रियलाइज हो, क्या गलती कर रहे हैं। सीखने के लिए होते हैं लेक्चर्स, होते हैं सीखने के लिए। लेक्चर्स इसलिए नहीं है कि हम टीचर से पूछते रहें, टीचर से पूछना है पर तब पूछना है जब आप सीख रहे हो। सिर्फ पूछते रहोगे तो टीचर की नॉलेज टेस्ट नहीं लेना है, ठीक है, नीट का एग्जाम टीचर ने थोड़ा देना है। आप लोगों को ये खुद सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन चेक करना है, कहाँ फंसे, नहीं समझ में आया तो पूछा, पूछा और उसके बाद करेक्ट किया। ठीक है ना, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। पर अगली बार फिर गलत नहीं करना है। अगर आप सीख भी नहीं रहे, सिर्फ पूछ रहे हो, तो फिर क्या फायदा उसका बेटा। ठीक है ना, पूछ तो आप किताबों से सकते हो, किताबों में सब कुछ दिया हुआ है। ओके, वो बुरा भी नहीं मानेगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, देखो इसने क्या किया हुआ है, इसने एक ट्यूब ली और एक बड़ा बबल एक छोटा बबल, मान लो दोनों सॉप बबल है। ठीक है ना, मैंने माना दोनों सॉप बबल्स हैं, इनके बीच में लगा दिया बड़ी बबल छोटी बबल, है ना। ये बड़ा वाला बबल है, ठीक है ना, दिस इज बिग बबल, ठीक है ना, बिग बबल, ठीक है ना, दिस इज स्मॉल बबल, छोटा बड़ा। तो अब आप सोचो इसमें हो क्या रहा है, दोनों के अंदर एयर भरी हुई है, दोनों सॉफ्ट बबल है। इसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, इसका रेडियस हमने मान लिया कुछ कैपिटल आर, इसका रेडियस मान लिया स्मॉल आर। क्या होगा जब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे, क्या खिचड़ी बनेगी। सीधी सी बात है, आपको बस इतना सोचना है प्रेशर अंदर ज्यादा कहां है। क्या इसके अंदर ज्यादा प्रेशर है या इसके अंदर ज्यादा प्रेशर है। भाई इसके अंदर प्रेशर मैंने P1 मान लिया, इसके अंदर प्रेशर मैंने P2 मान लिया, ठीक है ना। कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 या P2। ऑब्वियसली इसका रेडियस बड़ा है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें P1 माइनस पी नॉट को लिख सकता हूं मैं 4s डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो यहां से P2 माइनस आउटसाइड प्रेशर को मैं बोल सकता हूं यहां पे दिस इज 4s डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। और यहां देखने में ही पता चल रहा है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो यहां छोटे वाले में बबल में प्रेशर ज्यादा होगा। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जितना छोटा बबल उतना प्रेशर ज्यादा, जितना बड़ा बबल उसके अंदर प्रेशर उतना कम हो जाता है। ठीक है ना, बड़े बबल में प्रेशर कम, छोटे वाले बबल में प्रेशर यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, P2 ग्रेटर देन हम जानते हैं यहाँ पे P1 हो चुका है, P2 इज ग्रेटर देन P1 हम यहाँ पे जान गए हैं। यानी कि यहां से हाई प्रेशर, यहां से लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से चीजें फ्लो करेंगी लो में, मतलब एयर का फ्लो इधर होगा, एयर ऐसे फ्लो करेगी। तो क्या होगा भैया, ये ऑलरेडी छोटा है और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, ये ऑलरेडी छोटा है और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि एयर ब्लो करते हुए यहां पहुंच जाएगी, तो अल्टीमेटली ये कोलैप्स हो जाएगा और ये और बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली ये बबल और बड़ा हो जाएगा और ये वाला बबल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो राइट वाला बबल क्या हो जाएगा, कोलैप्स, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिगर, है ना, ये क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो इसका साइज बढ़ेगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा।
रीजन क्या है, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसके अंदर प्रेशर कम है, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ फ्लो करेगी। तो छोटा बबल और छोटा और बड़ा बबल और बड़ा होता जाएगा, छोटा बबल बड़ा नहीं होगा। कई बच्चे सोचते हैं शायद फाइनली दोनों सेम साइज के हो जाएंगे, ऐसा नहीं, फाइनली दोनों सेम साइज के नहीं होते। इसमें छोटा और छोटा, बड़ा और बड़ा। बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, फाइनल सारी वॉल्यूम, इसकी सारी वॉल्यूम इसके अंदर चली जाएगी और ये फाइनली कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हम इसको समझ सकते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज होती है इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है भाई, अगर आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे ग्लास की प्लेट ले ली, मान लो मैंने यहाँ पे ग्लास प्लेट ले ली, एक प्लेट ले ली जो ग्लास की बनी हुई है, ठीक है ना, और इसके ऊपर पानी डाला, ठीक है ना, ये ग्लास की बनी हुई है और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, एक वाटर की ड्रॉप डाल दी, पानी की एक बूंद डाल दी। तो आप देखोगे जो पानी की बूंद है ना वो कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाती है, ऐसे स्प्रेड होने की कोशिश करती है, इस तरीके से इस पे स्प्रेड हो जाती है, पानी की बूंद इस पे ऐसे स्प्रेड हो जाती है, अच्छे से फैल जाती है ना। ग्लास के ऊपर आप डालोगे एक पानी की बूंद को तो अच्छे से इसके ऊपर फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पहला केस क्या लिया, वाटर ड्रॉप ऑन ग्लास। तो आप इसको बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला तो कि सर पानी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब वो एडहेसिव फोर्स ज्यादा देता है, वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर फैलने की कोशिश करती है, बिल्कुल फैलने की कोशिश करती है, अच्छी तरीके से बच जाने की कोशिश करती है। तो आप देखते हो कि वाटर जो ड्रॉप है वो ग्लास पे क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है ना, तो वाटर ड्रॉप स्प्रेड ऑन ग्लास, इसको हम कहते हैं इट वेट्स ग्लास, है ना। आप बोल सकते हो इट स्प्रेड, आप कई बार इसको बोलते हो इट स्प्रेड और वेट्स ग्लास। ठीक है ना, इट स्प्रेड्स और वेट्स ग्लास, ये पानी इस पे स्प्रेड कर जाता है या फिर हम कहते हैं इसको वेट कर देता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको बड़ा समझते हैं कि सर इसको यहाँ जूम करके बनाओ, दिखाओ ये कैसा हो रहा है, क्या फिनोमिना हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, ये पानी की बूंद अगर मैं थोड़ी सी ऐसे बड़ी करके दिखाऊं, ये ऐसे फैल गई है, ये ग्लास के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर गई है ना। यहाँ पे ग्लास की सरफेस थी तो ये ग्लास के ऊपर आपको कहीं स्प्रेड करती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको पहचानना है तो हम एक तरीके से एक एंगल बना सकते हैं। रीजन तो हमें पता है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है यहाँ पे, कि कोहेसिव फोर्स यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मेरे कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन H2O, है ना, ये क्या है, दिस इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड H2O, पानी और ग्लास के एडहेसिव फोर्सेस से वो कम है। पर यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तीन टेंजेंट्स में यहां डालूंगा, देखो पहली टेंजेंट में क्या डाल रहा हूं, आप देख सकते हो नीचे ग्लास है ना, और ये वाटर की सरफेस है, एक टेंजेंट मैंने ये डाली, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक टेंजेंट मैंने यहां डाली, एक टेंजेंट में डालूंगा यहां पे, ठीक है ना, दूसरी टेंजेंट मैंने डाल दी यहां पे, ठीक है ना, दूसरी टेंजेंट मैंने क्या डाल दी, यहां पे टेंजेंट डाल दी। ओके, सो यहां से जो इंपॉर्टेंट टेंजेंट है, एक पिंक वाली है, एक येलो वाली है, और तीसरी टेंजेंट मैं कहां डाल रहा हूं, एक ये राइट साइड डाल रहा हूं, तीसरी टेंजेंट आप देखना व्हाइट कलर से डाल रहा हूं, ये राइट साइड डाल रहा हूं। तो यहां आप देख सकते हो मैंने तीन सरफेसेस पे तीन टेंजेंट डाली है। अगर आप येलो वाली देखो, येलो वाली जो मैंने टेंजेंट है इसके ऊपर है एयर और नीचे है ग्लास, येलो वाली के ऊपर है एयर और नीचे क्या है, ग्लास। तो मैं इसको लिख देता हूं सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड ग्लास, है ना, तो एयर एंड सॉलिड लिख देता हूं। तो दिस इज सरफेस टेंशन बिटवीन एयर, स्मॉल ए से एयर, और सॉलिड। यहाँ पे जो टेंजेंट डाली है इसके अंदर आप देख सकते हो लिक्विड है और बाहर एयर है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लिक्विड है, बाहर एयर है, और नीचे हमारा क्या था, सॉलिड था। तो पहली सरफेस टेंशन येलो वाली एयर सॉलिड के बीच में है। ये जो पिंक वाली सरफेस टेंशन है वो किसके बीच में दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये दिखा देने की कोशिश की जा रही है एयर और लिक्विड के लिए। और जो तीसरी है आप देख सकते हो इसके ऊपर लिक्विड है और नीचे ग्लास है। जो थर्ड वाली है व्हाइट वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड या सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, सो अगर आपको कभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो हमें ये पिंक वाली टेंजेंट देखनी है, ठीक है ना, ये किसके बीच में है, एयर और लिक्विड, एयर लिक्विड वाली टेंजेंट हमें देखनी है। तो लिक्विड और एयर के बीच में जो टेंजेंट बनती है ना, ये वाली जो टेंजेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमें एंगल मेजर करना होता है वो एंगल हमें मेजर करना होता है लिक्विड और सॉलिड से, यानी कि यहां से
एंगल हमें यहां से मेजर करना है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कभी भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब नापते हैं तो हमें ये एंगल कहां से लेना है, लिक्विड सॉलिड वाली सरफेस से। और किसका लेना है, कौन सी टेंजेंट पे डालना है, सॉलिड सॉरी कौन सी टेंजेंट पे डालना है, एयर और लिक्विड वाली सरफेस पे। दोबारा से समझते हैं, हमने यहाँ 3 टेंजेंट डाली। इस टेंजेंट के ऊपर हमारी क्या थी, एयर थी, और नीचे क्या था, सॉलिड था। इस टेंजेंट पे बाहर साइड हमारी एयर और यहाँ लिक्विड। इस टेंजेंट की अगर बात करें, ऊपर लिक्विड और नीचे सॉलिड। तो हमें कौन सी टेंजेंट पिक करनी है, हमें ये वाली टेंजेंट पिक करनी है। हमें लिक्विड एयर वाली टेंजेंट चाहिए, याद रखना, लिक्विड एयर वाली सरफेस पे जो टेंजेंट बन रही है हमें ये चाहिए। मैं यहां भी डाल सकता हूं ये टेंजेंट, राइट साइड भी डाल सकता था, आप यहां भी डाल सकते हो, आप कह सकते हो यहां से भी डाल सकते थे सर, यहां से भी डाल सकते हैं। पर फिर एंगल कहां से नापना होता है हमें, यहां से। एंगल हमेशा कहां से नापना होता है बोलो, जहां पे ऊपर हो लिक्विड और नीचे क्या हो, सॉलिड। लिक्विड सॉलिड सरफेस से एंगल नापना है, यही ऊपर लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। द एंगल between the tangent to the liquid surface, between the tangent to the liquid surface and the point of contact and the solid surface inside the liquid is termed as the angle of contact। यानी कि वो यहाँ कहना चाहता है, यहाँ पे जो आप टेंजेंट डाल रहे हो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस पे जो आप टेंजेंट डाल रहे हो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जहां ये कॉन्टैक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वहां भी देख सकते हो, वहां भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और एंगल कहां से निकालना है हम लोगों को, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड सरफेस, यानी कि जो ये सॉलिड सरफेस है जो लिक्विड सरफेस के अंदर लाई कर रही है, यहां से इस एंगल को मेजर करना है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसी को हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि अगर हम क्या करें, हम अगर पानी को ग्लास के अंदर रखें, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर रखें, ग्लास के अंदर रखें, तो भी आप देख सकते हो। मान लो मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी को देखता हूं, तो अगर आप पानी को ध्यान से देखते हो तो ये ना कुछ इस तरीके से उठा उठा सा आपको नजर आता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको उभरा उभरा सा ऊपर ऊपर नजर आता है, तो ये पानी आपको थोड़ा सा ऐसे उठा उठा नजर आता है इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पे भी आप यही चीज कर सकते हो, यहां पे आप लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट डाल सकते हो, यानी कि आप इस टेंजेंट की बात कर रहे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टेंजेंट कौन सी है, अगर आप इस टेंजेंट की बात कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो इस टेंजेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे आपको एयर नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको लिक्विड नजर आ रहा है। तो इस सरफेस पे जो टेंशन है, जो लिक्विड की सरफेस पे टेंशन है, इस लिक्विड की सरफेस पे जो टेंजेंट है, हमें ये चाहिए। और एंगल कहां से नापना है हम लोगों को, यहाँ पे सॉलिड इनसाइड लिक्विड, यानी कि देखो ये हमारी ट्यूब है, यहाँ पे ये सॉलिड है ना, दिस इज माय सॉलिड, ये क्योंकि मेरी ट्यूब है, पर सॉलिड तो ऊपर भी है नीचे भी है, पर मुझे यहाँ से एंगल नापना है क्योंकि ये लिक्विड के अंदर है सॉलिड। तो इस एंगल को आप थीटा कहते हो, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो, आप लेफ्ट साइड में टेंजेंट बनाना चाहते हो, ये बना सकते हो। अब आप कहोगे सर कौन सा एंगल देखना है, ये वाला या ये वाला, कौन सा एंगल सही है, तो नीचे वाला एंगल हम लेते हैं थीटा। ये वाला एंगल थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सॉलिड से टेंजेंट पे एंगल लेना है, पर वो सॉलिड लिक्विड के अंदर डिप होना चाहिए, जैसे कि पीछे हो रहा है। ये जो सॉलिड है, यहां से भी आप एंगल ले सकते हो, सॉलिड इधर भी है, आप प्लेट से यहां से भी एंगल ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, पर हमने ये वाला एंगल क्यों लिया है, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड के अंदर डिप्ड है, ठीक है ना। तो सॉलिड इनसाइड लिक्विड हमें चाहिए होता है, तो यहां भी ये सॉलिड लिक्विड के अंदर है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइन करते हैं। आप पानी को बहुत ध्यान से देखना, अभी मैंने जैसे इस ग्लास ऑफ वाटर में, अब देखो इस कैमरे में इतनी विजिबिलिटी नहीं होती, बट आप अपने घर में देख सकते हो, जो पानी की सरफेस है, अगर आप बाहर से देखोगे ग्लास में, तो थोड़ी उठी उठी आपको नजर आएगी ऊपर की तरफ, उभरी हुई, क्योंकि ये ग्लास के साथ इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। वैसे वाटर के लिए ऑलमोस्ट आपको मैं बता देता हूँ, फॉर डिस्टिल्ड वाटर है ना, फॉर प्योर डिस्टिल्ड वाटर की अगर हम बात करें, फॉर डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर की अगर हम बात करें, ये थीटा अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री हो जाता है। ये थीटा अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट ये जो सरफेस है, ये ऐसी फ्लैट सी आपको ऐसी नजर आने लगती है, ठीक है ना। ये आपको ऐसी फ्लैट से नजर आने लग जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल उभरी सी होती है, बिल्कुल ऐसी सी फ्लैट सी बनने की कोशिश करती है, ठीक है ना, समझ सकते हो। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट सरफेस आपको नजर आने लग जाती है वाटर के केस में। अदरवाइज ये फेस जो है हम लोगों को कुछ कॉनकेव जैसा नजर आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा, ओके। तो यहाँ डिस्टिल्ड वाटर के लिए कंसीडर करा है, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 0 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। हालांकि हम मर्क्यूरी को अगर कंसीडर करें, या फिर हम वाटर को कंसीडर करें किसी लीफ पे, वाटर ऑन लोटस लीफ, ये देखो एनसीईआरटी में भी दिया गया, इसलिए मैं इस वाले एग्जांपल को ले रहा हूं। मैं मर्क्यूरी और गिलास को भी देख सकता हूं, या फिर मैं Hg मर्क्यूरी
ऑन ग्लास, दोनों एक जैसा बिहेवियर दिखाएंगे। या तो मैं पानी की बूंद को ही लूं, अब ग्लास पे ना लूं। आपने देखा होगा फॉरेस्ट एरिया में या फिर जब आप कहीं जाते हो जहाँ बहुत हरियाली होती है, वहाँ सुबह के टाइम पे ना जो पत्तियां होती है या फिर जो फूल होते हैं उनकी सरफेस पे एकदम परफेक्ट स्फेरिकल ड्रॉप्स दिखती हैं, वो फैली नहीं होती। जैसे कि ग्लास के ऊपर तो फैल जाती है ना एकदम, वहां ड्रॉप अच्छे से फैलती नहीं है, एकदम स्फेरिकल शेप दिखती है। यानी कि अगर हम लोटस के डंडी पे अगर हम ध्यान से देखें, लोटस की पेटल पे, सॉरी, अगर हम लोटस की पेटल पे बात करें यानी कि उसके पत्तियों पे, है ना, लोटस जानते हो आप, कमल का फूल जो होता है, उसके ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो बूंद होती है वो इस तरीके से नहीं होती है ना। यहाँ पे जो बूंद होती है वो कुछ अलग शेप पे आपको नजर आएगी, वो कुछ इस तरीके से नजर आने की कोशिश करेगी। पानी की बूंद कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, आप इसको पानी की बूंद कंसीडर कर सकते हो लोटस पेटल पे, या फिर आप कह सकते हो मर्क्यूरी है ग्लास के ऊपर। एक ही बात है, ग्लास और मर्क्यूरी आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। पानी और ग्लास करते हैं, बट मर्क्यूरी और ग्लास नहीं करते। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे आपको हमारी जो लेटस, ये जो हमारी लोटस की जो पेटल है, ठीक है ना, लोटस की पेटल पे जो पानी है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, आपको एक ड्रॉप बनी हुई नजर आती है। यहां पे अगर आप टेंजेंट डालोगे तो आपको कौन सी टेंजेंट चाहिए, ये वाली, ये टेंजेंट चाहिए। तो एंगल कहां से नापोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप एंगल नापोगे यहां से। तो दिस इज द एंगल। आप देख सकते हो यहां पे जो थीटा है वो आपको कैसा नजर आ रहा है, ऑब्ट्यूस नजर आ रहा है। दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस। एंगल आपको ना यहां से क्यों नापना है, क्योंकि आपको सॉलिड से एंगल नापना है, पर वहां से सॉलिड लेना है। मैं बाहर वाला एंगल नाप रहा हूं, ये वाला क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ सॉलिड और एयर का इंटरेक्शन है, मुझे सॉलिड लिक्विड सरफेस से एंगल नापना होता है। तो सॉलिड लिक्विड सरफेस से एंगल नापूंगा तो यही वाला एंगल होगा। अगर आप टेंजेंट लेफ्ट साइड बनाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड भी बना सकते थे, ये वाली टेंजेंट चाहिए। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो आप देख सकते हो ये वाला होगा। सो अगर हमारे कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा, यहां पे मेरे कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, ठीक है ना। यहां पे क्लियरली जो मेरे कोहेसिव फोर्स होते हैं लिक्विड के, है ना, कोहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। एडहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आप कह सकते हो, ठीक है। या फिर अलग तरीके से आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, वाटर वाले केस की बात करूं, यहां पे हम लोगों ने बोला था यहां एडेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड ज्यादा था, कोहेसिव फोर्स कम था। यहां एडेसिव ज्यादा था, कोहेसिव कम था, याद रखना। और यहां पे अगर आप थीटा देखोगे तो थीटा कैसा बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री। यानी कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है एक्यूट एंगल। यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है वो कैसा फॉर्म होता है, बोलो, एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। बट इस वाले केस में कैसा फॉर्म कर रहा है, हमारा ऑब्ट्यूस कर रहा है। तो आप सरफेस टेंशन की टर्म में भी बोल सकते हो, एक तो कोहेसिव टर्म्स में, सरफेस टेंशन की फॉर्म में भी कर सकते हो। आप इस वाले केस में बोल सकते हो यहां पे जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, यहां पे आप बोलोगे दिस इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। यानी कि सॉलिड और लिक्विड में कोई टेंशन नहीं है, उनमें दोस्ती अच्छी है, बट लिक्विड और एयर में सरफेस टेंशन ज्यादा है। यहाँ पे लिक्विड और एयर में सरफेस टेंशन ज्यादा है, लिक्विड और सॉलिड में कम है, इसलिए वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। पर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, हमारे इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे सरफेस टेंशन के साथ उल्टा है, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड एंड सॉलिड इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, यहां लिक्विड और सॉलिड में सरफेस टेंशन ज्यादा है, इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन बिटवीन, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर। यानी कि मर्क्यूरी की एयर से सरफेस टेंशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी सॉलिड से, ठीक है ना। तो कम से कम सरफेस एरिया सॉलिड की तरफ एक्सपोज कर रही है। ऐसे ही वाटर की भी बात करें, वाटर भी यहाँ लोटस के साथ अच्छी खासी सरफेस टेंशन रखता है। पानी रिपेल करता है, पानी को रिपल्शन फील होता है, वो लोटस के साथ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, वो ग्लास के साथ करना चाहता है, लोटस के साथ नहीं। मर्क्यूरी ग्लास के साथ अट्रैक्ट नहीं होना चाहती, वही चीज यहाँ पे दी गई है, इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। और यहां से हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस केस में जो मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ऑब्ट्यूस है।
जहां कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगे, लिक्विड के कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए लिक्विड सॉलिड इंट्रैक्शन से, तो यानी कि एडहेसिव से ज्यादा हो जाए लिक्विड उससे, तो उस केस में हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा यानी कि ऑब्ट्यूज बनता है। ठीक है ना। सो जो चीज आपको मैंने बताई थी ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है ना, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया, मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है। तो उसने यहाँ सबसे पहले जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें ये H2O दिया है और नीचे उसने बोला है यहाँ पे लोटस की पेटल है। तो नीचे जो पेटल है वो लोटस की पत्ती रखी गई है, लोटस पेटल है, और यहाँ पे मेरा H2 इंटू ग्लास, यहाँ पे ये किसमें है, ये ग्लास में। ठीक है ना। सो यही उस क्वेश्चन में दिया गया जो मैंने बताया वही है। यहाँ पे लिक्विड एयर का सरफेस टेंशन, यहाँ सॉलिड एयर का सरफेस टेंशन, यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का सरफेस टेंशन। ठीक है, वही सब कुछ इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, यहाँ उसने क्या बताया वही चीज, यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा पहले केस में जहां सॉलिड लिक्विड का सरफेस टेंशन लिक्विड एयर से ज्यादा होगा। मैंने ये पूरा लिखवाया है आपको। और अगर हम ध्यान से देखें, अगर सॉलिड लिक्विड का सरफेस टेंशन लिक्विड एयर से कम है, ठीक है ना, लिक्विड एयर का सरफेस टेंशन ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में मेरा एंगल एक्यूट बनेगा, जो वाटर प्लास्टिक या फिर वाटर और ग्लास में भी होता है। वाटर प्लास्टिक या वाटर ग्लास भी लिख सकते हो। ओके, सो जो मैंने आपको डायग्राम अभी बना के दिखाया था ट्यूब के अंदर, आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे उसने यही बना के दिखाया है कि अगर आप कोई ट्यूब ऐसे बीकर में डालते हो या बीकर के साइड में भी देखते हो, ठीक है ना, बीकर के अगर आप साइड में भी देखते हो तो वाटर ऐसे उठा उठा सा आपको नजर आता है, वाटर आपको उठा उठा सा ऐसा नजर आता है। तो अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे, ये टेंजेंट डलेगी और यहाँ से एंगल आप नाप लोगे, तो इस केस में आप लोग कह सकते हो हियर माई कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव। यहाँ पे जो मेरे कोहेसिव फोर्स है ये लेस देन होते हैं एडहेसिव फोर्सेस से, यहाँ एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की। ठीक है ना। और उसी तरीके से उल्टा कर दें, अगर हम मान लो यहाँ पे मैंने क्या करा, कोई लिक्विड फिल किया है, दिस इज मर्क्यूरी, है ना, Hg ले लिया, या मर्क्यूरी अगर हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, तो मर्क्यूरी के केस में आप देखोगे यहाँ पे ना आपको साइड में जो सरफेस है वो थोड़ी सी ऐसे बेंड नजर आएगी इस तरीके से, यानी कि यहाँ कंटेनर में सरफेस आपको ऐसे नजर आएगी, इस तरीके से उठी भी नजर नहीं आएगी, नीचे की तरफ बैठी बैठी नजर आएगी, कुछ ऐसा आप देख सकते हो। प्रीवियस केस में अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे ऊपर से, तो आपको ये सरफेस कैसी नजर आएगी, कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस तब नजर आती है जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से छोटा है। जब भी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से छोटा होगा तो आपको ये सरफेस कैसी नजर आएगी, ऊपर से देखने पे कॉनकेव। ऐसी होती है ना कॉनकेव, देखो ध्यान से, कॉनकेव सरफेसेस ऐसी तो होती है। ये मेरी सरफेस कैसी हो जाएगी, ये मेरी कॉनकेव सरफेस हो जाएगी, है ना, ऐसी तो होती है कॉनकेव सरफेस ऊपर से देखने पे। यहाँ पे आपका थीटा ऑब्ट्यूज है, सेकंड वाले केस में आपका थीटा ऑब्ट्यूज है, आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऑब्ट्यूज है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको सरफेस कैसी नजर आएगी, कॉन्वेक्स। यानी कि अगर आप यहाँ ऊपर से देखने की कोशिश करोगे, जब आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जहां पे कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव से ज्यादा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है वो एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है, यहाँ पे ऊपर से देखने पे आपको सरफेस कैसी नजर आएगी, कॉन्वेक्स। तो सरफेस ऊपर से देखने पे कैसी नजर आती है, कॉन्वेक्स। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री हो जाए, है ना, यानी कि अगर थीटा मेरा 0 डिग्री 90 डिग्री पे हमारा एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स सेम हो जाते हैं तो सरफेस फ्लैट बन जाती है। 0 डिग्री पे डायग्राम थोड़ा सा अलग है, 0 डिग्री पे भी आपको फ्लैट ही नजर आएगी, बट वो अलग रीजन से नजर आएगी। फ्लैट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि एंगल ऑलमोस्ट 0 हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ थीटा आपका 0 डिग्री हो गया। यहाँ भी आपको थोड़ी सी फ्लैट नजर आती है सरफेस, और 90 डिग्री वाले केस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे आपको थोड़ी सी फ्लैट ही नजर आएगी। दोनों ही केसेस में फ्लैट नजर आएगी, रीजन अलग है। यहाँ अलग है क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यहाँ पे क्योंकि ये थीटा मेरा 90 डिग्री है, दोनों पे सरफेस मुझे ऑलमोस्ट फ्लैट ही नजर आती है, यानी कि इसको हम मेनिस्कस भी कहते हैं। इसी सरफेस को जो ऊपर से देख रहे हैं इसी को हम इसका मेनिस्कस भी कहते हैं। इसका भी जो मेनिस्कस है वो कैसा नजर आ रहा है आपको, फ्लैट नजर आ रहा है। और 90 डिग्री 0 डिग्री दोनों पे ही हमें मेनिस्कस फ्लैट नजर आता है, बट 0 डिग्री अलग है। 0 डिग्री में हमारे कोहेसिव फोर्सेस कम, एडहेसिव ज्यादा होते हैं। 90 डिग्री में एडहेसिव कोहेसिव फोर्स सेम होते हैं। सिल्वर और वाटर जनरली इसका एग्जाम्पल होता है, सिल्वर और वाटर, ठीक है ना, सिल्वर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिल्वर एंड वाटर, ठीक है ना। सिल्वर एंड वाटर में जनरली एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है, तभी तो राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में खाते थे ताकि चिपके ना उसमें पानी, ठीक है ना।
आप ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, यहां पे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। ओके, सो यहां पे जस्ट आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि अगर ये एक्यूट है, तो कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से कम होंगे। क्या ये सही है ना? हाँ, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो कोहेसिव एडहेसिव से ज्यादा होंगे, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड कह रहा है अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोहेसिव एडहेसिव ज्यादा होंगे, नहीं ये गलत है। ठीक है ना? थीटा 90 डिग्री है तो ये दोनों फोर्सेस सेम होते हैं, एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस सेम होते हैं। अगला, शेप ऑफ मेनिस्कस फॉर अ लिक्विड ऑफ जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हमने देखा था ये बिल्कुल प्लेन सी बनती है। अगर 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, तो हमें ये कॉन्केव दिखेगी, बट 0 डिग्री पे ऑलमोस्ट ये ऐसी सी दिखती है हमें। ठीक है ना? शेप ऑफ मेनिस्कस हमें कैसी दिखती है? ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आने की कोशिश करती है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे ऐसा नजर आने की कोशिश करता है। ठीक है? ओके, क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके अलावा दो फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। देखो अभी एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दिया गया, मैं जस्ट इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। ये फॉर्मूला क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं। हैगन-पॉइज़ियल इक्वेशन, ठीक है ना? एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बस एक क्वेश्चन दिया जाता था इसमें, तो मैं आपको बता देता हूं ये क्या है। ये कोई भी अगर आपको पाइपलाइन दी जाए बेटा ऐसे, और पाइपलाइन में मैं मान लेता हूं यहां प्रेशर P1 है, यहां P2 है, तो लिक्विड P1 से P2 जाएगा या P2 से P1, ये डिपेंड करता है प्रेशर ज्यादा का है। अगर मैं बोल रहा हूं P1 ग्रेटर देन P2 है, तो मैं यहां से डेल्टा P को डिफाइन कर सकता हूं P1 माइनस P2, यानी कि हाई प्रेशर P1 है, लो प्रेशर P2 है, तो लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा। तो लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए? इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, हमारा लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। तो कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आएगा यहाँ पे, कितना वॉल्यूम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम आएगा, इसको निकालने के लिए एक इक्वेशन हमें याद रखनी है। कोई डेरिवेशन नहीं है, आप देख सकते हो वो क्या है। ठीक है, इसी को हम Q लिख रहे हैं। तो Q का जो फॉर्मूला है, यानी कि ये डिपेंड करता है कितना प्रेशर डिफरेंस है रेडियस की पावर 4 पे, यानी कि Q प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के, Q प्रोपोर्शनल है हमारा रेट ऑफ फ्लो प्रोपोर्शनल है रेडियस की पावर 4। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा तो ज्यादा वॉल्यूम जाएगा, और अगर रेडियस ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा वॉल्यूम जाएगा। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी बड़ी लंबाई होगी उतना ही वॉल्यूम कम फ्लो करेगा, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड है तो नहीं जा पाएगा ज्यादा, है ना? तो ये आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, डायरेक्टली आपसे यहां से प्रेशर डिफरेंस या कुछ कुछ पूछ सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं इससे रिलेटेड, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आर याद रखना, क्यू क्या है, डेल्टा पी क्या है, ईटा क्या है, एल क्या है, मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है दो कैपिलरी ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब्स मैं नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगा। ये थिन ट्यूब्स को हम कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं, जो बहुत थिन होती है उनको हम कैपिलरी कहते हैं। उसने बोला उन दोनों का रेडियस सेम है ना? दोनों ट्यूब्स का रेडियस क्या लिया उसने? सेम लिया है, बट लेंथ उसने कहा है अलग अलग है। एक का रेडियस अलग है, दोनों का रेडियस सेम है बट लेंथ अलग अलग है। एक की लेंथ L1, दूसरे की लेंथ L2, ठीक है ना? और अगर उसमें बोला है इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया गया, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द सिंगल ट्यूब सो दैट बोथ द ट्यूब्स सो दैट द रेट ऑफ फ्लो इज द सेम। ओके, तो दो कैपिलरी ट्यूब थी, अब वो कह रहा है सेम रेट ऑफ फ्लो चाहिए। सेम रेट ऑफ फ्लो चाहिए, यानी कि मैं अभी भी रेडियस R लेके चलता हूं, ठीक है ना? और यहाँ पे रेडियस तो R है, लेंथ को L इफेक्टिव ले लेता हूं। तो जो पहले रेट ऑफ फ्लो था, यहां से Q1 होगा, यहां से Q2 होगा, बाद में रेट ऑफ फ्लो सेम होना चाहिए Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों को पैरेलल में लगाया गया है। जितना लिक्विड यहां से आएगा उतना लिक्विड यहां से आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो एक सिंगल ट्यूब से भी इतना लिक्विड आना चाहिए, यानी कि मैं यहां से Q को लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2, और Q की जगह क्या लिख सकता हूं? अगर मैं ध्यान से देखूं, वही पॉइज़ियल इक्वेशन डाल सकता हूं जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन देखी है, हैगन-पॉइज़ियल इक्वेशन। तो पॉइज़ियल इक्वेशन कहती है ये डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस की पावर 4 के और लेंथ के इनवर्सली, यानी कि डेल्टा पी पाई आर की पावर 4 8 ईटा एल। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं प्रेशर डिफरेंस, जो इसके अक्रॉस था इसके अक्रॉस था, वही इसके अक्रॉस होगा, पैरेलल में है। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू पाई इंटू रेडियस की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा, यहां से आ जाएगा एल इफेक्टिव। ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा पी पाई आर की पावर 4 8 ईटा L1। ये Q1 की जगह लिखा है मैंने, Q2 की जगह आ जाएगा डेल्टा पी पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L2। तो आप देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से डेल्टा पी, ये आर की पावर 4 8 ईटा, डेल्टा पी पाई 8 ईटा आर की पावर 4, डेल्टा पी पाई
r की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से 1/l इफेक्टिव आपको क्या मिलेगा, यहां से अगर आप इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हो 1/l इफेक्टिव आपको मिलेगा 1/l1 प्लस 1/l2, यानी कि यहां पे आपका l इफेक्टिव आ जाएगा L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। एलसीएम लेके सॉल्व किया बस। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, वैसे इसके आने के चांसेस नीट में बहुत कम है, ठीक है ना, पर क्यों पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एन चैप्टर एक्सरसाइज पे पहले क्वेश्चन था इस तरीके का, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन यूज होती है। थ्योरी में एनसीईआरटी में ये कहीं भी नहीं दिया है, आपको मैं बता देता हूं, बट इस इक्वेशन को आप अपने लिए याद रख सकते हैं। हम रिस्क नहीं लेके चलते, नीट का पेपर है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ाता हूं। ओके, ऐसी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कभी कभी लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट होता है, कभी कभी वो स्ट्रीमलाइन होता है। तो चेक कैसे करें कि कोई लिक्विड टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है या स्ट्रीमलाइन। हाई वेलोसिटी पे लिक्विड टर्बुलेंट हो जाएगा, लो वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन होगा। तो यहां पे हमने एक नंबर निकाला है, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। यूनिटलेस है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डेंसिटी इनटू जो भी हमारा डायमीटर है ट्यूब डिवाइडेड बाय ईटा, यानी कि जो भी स्पीड है लिक्विड की, ठीक है ना, और ये क्या है, जो भी डेंसिटी है लिक्विड की डिवाइडेड बाय क्या है, जो हमारा डायमीटर है जिस क्रॉस सेक्शन से वो फ्लो कर रहा है लिक्विड, और डिवाइडेड बाय ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो किसी भी ट्यूब के लिए, अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 से 1000 के बीच में आती है, 1000 से कम रहती है, पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा, अगर लेस देन 1000 है तो मेरा लिक्विड लेमिनार या स्ट्रीमलाइन है, जो हम मान के चलते हैं, हमारे हर इक्वेशन में यही लगाते हैं हम, है ना। अगर इसकी वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें 2000 से ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1000 और 2000 के बीच में है तो अनस्टेडी है। अब काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ ये नीट में नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये नंबर बदल बदल के देता है, कहीं जगह ये 2500 दिया है, कहीं जगह ये 3000 दिया है। सो इसलिए मैंने देखा अब ये नीट में पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ के जाए, ठीक है ना। आप ये वैल्यूज को याद रख सकते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 400 500 के आसपास वैल्यू आएगी, तो आप समझ जाना कि ये लेमिनार है। बहुत ज्यादा आ जाए 7000 8000 तो आप समझ जाना टर्बुलेंट है ना। वो कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। यानी कि अनस्टेडी फ्लो का मतलब पता है क्या होता है, ना आपको वो स्ट्रीमलाइन लग रहा है ना टर्बुलेंट, इन बिटवीन है। जैसे उसने यहाँ 1000 से 2000 के बीच में बोल दिया, वो कैसा फ्लो है मतलब पता ही नहीं है हमें, वो समझ ही नहीं आ रहा लेमिनार है या फिर स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है, समझ ही नहीं आ रहा, तो इन बिटवीन है फ्लो। हो सकता है वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा हो सकता है टर्बुलेंट से लेमिनार में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इन बिटवीन है, ट्रांजिशन में है, ठीक है ना। सो ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। ओके, सो अभी तक के लेक्चर में जो चीजें पढ़ी हैं मैं एक बार इस पे चर्चा कर लेता हूं। आज के इस पूरे दिन में जो भी मैंने आज का आपका लेक्चर लिया, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ लिक्विड्स में डिक्रीज होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसके साथ अगर आप इंसॉल्युबिलिटी डालते हो तो सरफेस टेंशन के बारे में आप क्या जानते हो। अगर आप कोई भी सरफेस टेंशन में, अगर आप ध्यान से देखो कोई भी लिक्विड में अगर आप डिसॉल्व कर देते हो इम्प्योरिटी, तो सरफेस टेंशन में फर्क पड़ता है। सॉल्युबल के साथ वो बढ़ जाती है, इनसॉल्युबल के साथ वो घट जाती है, जैसे सोप का क्लीनिंग एक्शन मैंने बताया था, है ना। फिर हमने देखा था एक्सेस प्रेशर, अगर किसी ड्रॉप के अंदर देखेंगे तो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर को आप कंपेयर कर सकते हो, वो 2s/r होता है, अंदर ज्यादा होता है बाहर कम होता है। और उसके बाद एयर बबल के अंदर भी 2s/r, अंदर ज्यादा बाहर कम। सोप बबल के अंदर 4s/r, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, किसी इंटरफेस पे क्या हमारा इफेक्टिव रेडियस होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भैया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट लिख भी लेना। आर इफेक्टिव स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये आप याद रख सकते हो। फिर इसके बाद हम लोगों ने एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, जस्ट छोटी सी डेफिनेशन है, आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। थीटा मेरा एक्यूट होगा, वो कब होगा, जब मेरे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और ऑब्ट्यूस होगा जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ छोटा सा, यहाँ हमने एग्जाम्पल वगैरह भी लिया था लोटस का, और हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में भी देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। होमवर्क में मैं आपको कहूंगा आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में चेक कर सकते हैं, अगर आपसे जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना, कोई वो नहीं है कि आपको लोड लेके करना है, प्लस डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीजें करो, फिर मैं आप लोगों से लास्ट लेक्चर में यानी कि कल वाले लेक्चर में मिलूंगा। कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा कैपिलरी इफेक्ट।
जिसके आने के चांसेस मुझे लगता है नीट में बहुत हाई हैं, क्योंकि लास्ट कुछ साल से कैपिलरी इफेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हम। प्लस कल के लेक्चर में और क्या इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर में मैं जितना आप लोगों को पढ़ाया इस चैप्टर में उसका रिकैप दूंगा, वो सारी स्लाइड्स दूंगा, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाली सारी स्लाइड्स एक साथ एक ही लेक्चर में मिलेगी। तो कल का लेक्चर एकदम मस्त होने वाला है, कल का लेक्चर जरूर अटेंड करना है। आज का भी पूरा देखना है पर कल का जरूर देखना है। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, फिर मिलते हैं, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।